दोस्तों, जरा सोचिए, एक रात जब बारिश इतनी तेज हो रही थी कि आसमान भी रो रहा था। एक बहू अपने ही ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी, भीगी हुई, कांपती हुई, और उसकी सास ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। उसके पास ना छत थी, ना पैसा, ना कोई सहारा, बस एक टूटा हुआ दिल था और आंखों में सूख चुके आंसू। लेकिन दोस्तों, उस रात के बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। ना उस सास ने, ना उस पति ने, ना उन लोगों ने जो उस बहू पर हंसते थे, क्योंकि जिसे वो कमज़ोर समझ रहे थे वो असल में एक तूफ़ान थी जो अभी सोई हुई थी। ये कहानी है दो बहनों की। एक के पास सब कुछ था लेकिन सुकून नहीं, दूसरी के पास कुछ नहीं था लेकिन प्यार था। ये कहानी है घमंड के टूटने की, किस्मत के पलटने की, और एक ऐसी बहू की जिसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। दोस्तों, अगर आप ये कहानी पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरे चैनल संगीता की आवाज़ पर ही मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर खुर्द की, जहां पीपल के पुराने पेड़ के नीचे एक कुआं था और उसी कुएं के पास से एक पगडंडी निकलती थी जो जाकर रुकती थी एक छोटे से कच्चे पक्के घर पर। ये घर था मास्टर हरि प्रसाद शर्मा का, गांव के प्राइमरी स्कूल के सीधे साधे मास्टर जी, जिनकी तनख्वाह इतनी थी कि बस घर का चूल्हा जल जाए, लेकिन इज्जत इतनी थी कि पूरा गांव उन्हें बाबूजी कहकर बुलाता था। मास्टर जी की पत्नी सावित्री बहुत साल पहले गुजर चुकी थी, जब उनकी बड़ी बेटी मीरा सिर्फ 12 साल की थी और छोटी रूपा 10 साल की। उस दिन से मीरा ने माँ की जगह ले ली थी। छोटी बहन को नहलाना, खाना खिलाना, स्कूल के लिए तैयार करना, बाबूजी के लिए चाय बनाना, सब कुछ मीरा करती थी, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी थकान के। मीरा का चेहरा बहुत साधारण था दोस्तों, ना कोई चमक दमक, ना कोई बनावट, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जैसे सुबह की पहली किरण जो अंधेरे को चीर कर निकलती है। उसकी मुस्कान में एक ऐसा सुकून था जो थके हुए मुसाफिर को भी शीतल छांव दे दे। और छोटी बहन रूपा बिल्कुल अलग थी, जैसे एक ही पेड़ की दो शाखाएं हों, एक पर फूल और दूसरी पर कांटे। रूपा का रंग गोरा था, चेहरा गोल, आंखें बड़ी बड़ी, बाल लंबे और घुंघराले। जब वो गांव की पगडंडी पर चलती तो सब उसे मुड़ मुड़ कर देखते थे और रूपा को ये देखा जाना बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। बचपन से ही रूपा को आदत थी हर चीज़ में अपनी बहन से आगे रहने की। नया फ्रॉक मीरा को मिलता तो रूपा रो रो कर वही फ्रॉक छीन लेती। मीरा हंस देती और कहती, ले बहन तू पहन ले, तुझ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाबूजी कभी कभी कहते, बेटा मीरा तू अपना हक क्यों छोड़ देती है हर बार। मीरा मुस्कुरा कर कहती, बाबूजी छोटी बहन है ना, और मुझे तो वैसे भी इन चीज़ों का इतना शौक़ नहीं। रूपा खुश रहती है तो मुझे खुशी मिलती है। बाबूजी की आंखें भर आती। वो मन ही मन सोचते, हे भगवान, मेरी इस सीधी बेटी को जमाने की हवा से बचा कर रखना। ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी मेरी मीरा है। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा दोस्तों। दोनों बहनें बड़ी हो गई। मीरा 20 साल की हो गई और रूपा 18 की। गांव की औरतें अक्सर कुएं पर पानी भरते वक्त बातें करती, अरे सुनो जी, देखा है मास्टर जी की बड़ी बेटी को, कितनी संस्कारी है, एकदम लक्ष्मी का अवतार। जिस घर में जाएगी ना उस घर का भाग्य खुल जाएगा। हाँ बहन, आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। सुबह 4 बजे उठकर घर का सारा काम करती हैं, बाबूजी की सेवा करती हैं, छोटी बहन को संभालती हैं, और गाने की आवाज़ तो ऐसी है जैसे कोयल बोल रही हो। जब वो भजन गाती है तो लगता है मंदिर की घंटियाँ बज रही हों। ये बातें जब कुएं के पास से होते हुए रूपा के कानों तक पहुंचती तो उसके अंदर एक आग सी जलने लगती। क्या है इसमें ऐसा?
रूपा अपने कमरे में आकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती। मैं इससे ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं इससे ज़्यादा होशियार हूँ, फिर भी सब इसी की तारीफ़ क्यों करते हैं? सिर्फ़ इसलिए कि ये सीधी सादी है, सिर्फ़ इसलिए कि ये गूंगी गाय की तरह सब सहती रहती है। मीरा को पता था कि छोटी बहन के मन में क्या चलता है। एक दिन उसने रूपा का हाथ पकड़कर कहा, रूपा मेरी प्यारी बहन, तू मुझसे ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा होशियार है। लोग जो भी कहते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, असली रिश्ता तो हम दोनों का है, बहनों का। रूपा ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। रहने दे दीदी, तेरे ये नकली प्यार के नाटक मेरे सामने मत किया कर, मुझे सब समझ आता है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने रूपा से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रसोई में जाकर चूल्हा जलाने लगी और चूल्हे के धुएं में अपने आंसुओं को छुपा लिया। दोस्तों, फिर वो दिन भी आया जब बाबूजी ने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया। शाम का वक्त था, आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था। बाबूजी पुरानी आराम कुर्सी पर बैठे थे, उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। बेटा मीरा, रूपा, इधर आओ मेरे पास। दोनों बहनें आकर बाबूजी के पाँव के पास बैठ गई। बाबूजी ने एक लंबी सांस ली, जैसे वो जो कहने वाले थे वो उनके सीने पर बहुत भारी था। बेटियों, अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो, तुम्हारी माँ अगर जिंदा होती तो शायद मुझसे पहले ये बात कहती, लेकिन अब तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है। मीरा ने शर्म से सिर झुका लिया, लेकिन रूपा की आंखें चमक उठीं, जैसे कोई बच्चा खिलौने का नाम सुनकर खुश हो जाए। बाबूजी आगे बोले, मेरी जेब बहुत हल्की है बेटियों, मैं तुम्हें वो शान शौकत नहीं दे सकता जो दूसरे बाप अपनी बेटियों को देते हैं, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे घर में दूंगा जहाँ तुम्हें इज्जत मिले, प्यार मिले, चाहे वो घर बड़ा हो या छोटा। मीरा ने धीरे से कहा, बाबूजी जैसा आप ठीक समझें, आपका फ़ैसला ही मेरा फ़ैसला है। रूपा ने तुरंत कहा, बाबूजी मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता ही देखना, मुझे शहर में जाना है, बड़े घर में जहाँ नौकर चाकर हों, गाड़ी हो। बाबूजी ने एक नज़र रूपा को देखा, उनकी आंखों में एक दर्द उभर आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोले, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी किस्मत। कुछ हफ्ते बाद दोस्तों, मीरा के लिए पहला रिश्ता आया। गांव के पास ही एक छोटे से कस्बे बकेवर से एक रिश्ता था। लड़के का नाम था अर्जुन। अर्जुन के पिता का छोटा सा खेत था और अर्जुन खुद उस खेत में काम करता था। साथ ही गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था, क्योंकि उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा इल्म बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। जब ये रिश्ता मास्टर हरि प्रसाद के घर आया तो बिचौलिए ने बताया, मास्टर जी लड़का देखने में साधारण है, बहुत अमीर नहीं है, लेकिन ऐसा सोने जैसा दिल है ना उसका कि पूरा बकेवर उसकी मिसाल देता है। माँ बाप का इकलौता बेटा है, बूढ़े माँ बाप की सेवा करता है, अपनी बेटी वहाँ रानी बनकर रहेगी। मास्टर जी ने मीरा को अपने पास बुलाया, बेटा मीरा रिश्ता आया है, लड़का गरीब है, खेती करता है, बच्चों को पढ़ाता है, क्या तू वहाँ खुश रह पाएगी? मीरा ने धीरे से सिर हिलाया, बाबूजी खुशी पैसे में नहीं होती, रिश्ते में होती है। अगर इंसान अच्छा है तो झोपड़ी में भी महल का सुख मिलता है। बाबूजी की आंखें भर आई, उन्होंने मीरा के सिर पर हाथ रखा, मेरी बच्ची भगवान करे तेरी हर खुशी पूरी हो। जब रूपा को पता चला तो वो ज़ोर से हंसी, हा हा हा, वाह दीदी बधाई हो, किसान की बहू बनोगी, खेत में हल चलाओगी, गोबर उठाओगी, क्या ज़िंदगी होगी तेरी, मज़े आ जाएंगे। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी और अपने कमरे में चली गई। फिर कुछ दिन बाद रूपा के लिए रिश्ता आया दोस्तों। ये रिश्ता था कानपुर शहर का। लड़के का नाम था विकास। विकास के पिता सेठ धर्मचंद का शहर में कपड़े का बड़ा कारोबार था। 2 बड़ी दुकानें थीं, आलीशान कोठी थी, नौकर चाकर थे, गाड़ियाँ थीं। जब बिचौलिए ने ये सब बताया तो रूपा की आंखें चमकने लगीं, जैसे किसी भिखारी को अचानक खजाना मिल गया हो। बाबूजी ये रिश्ता तो भगवान ने मेरे लिए ही भेजा है, मुझे यही चाहिए था।
आप जल्दी से हाँ कर दीजिए। बाबूजी थोड़ा सोच में पड़ गए। बेटा रूपा, रिश्ता अच्छा है, लेकिन इतने बड़े घर में क्या तू अपने आप को संभाल पाएगी? बड़े घरों के नखरे भी बड़े होते हैं। रूपा ने तुनक कर कहा। बाबूजी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं कोई गंवार हूँ। मैं अच्छी तरह संभाल लूँगी, आप बस हाँ कर दीजिए। बाबूजी ने एक लंबी सांस ली और हाँ कर दी। उस रात बाबूजी देर तक अपने कमरे में बैठे रोते रहे। मीरा चुपके से उनके पास गई। बाबूजी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? बाबूजी ने मीरा को गले से लगा लिया। बेटा मीरा, मुझे रूपा की चिंता हो रही है। वो बहुत नादान है, घमंडी है। बड़े घर की बहू बनना आसान नहीं होता। मुझे डर है कहीं मेरी बच्ची दुख ना पाए। मीरा ने बाबूजी के आंसू पोंछे। बाबूजी, चिंता मत कीजिए, रूपा अब बड़ी हो गई है, सब संभाल लेगी और मैं हूँ ना, जरूरत पड़ने पर मैं उसके साथ खड़ी रहूँगी। बाबूजी ने मीरा के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तू सच में देवी है, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। फिर वो दिन भी आया दोस्तों, जब दोनों बहनों की शादी एक ही मंडप में हुई। मीरा का जोड़ा साधारण था, लाल साड़ी, थोड़े से गहने जो बाबूजी ने अपनी जमा पूंजी से बनवाए थे। रूपा का जोड़ा लड़के वालों ने खुद भेजा था, भारी लहंगा, सोने के गहने, हीरे की अंगूठी। विदाई के वक्त दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर रोई। मीरा ने रूपा से कहा, रूपा मेरी बहन, हमेशा अपने ससुराल वालों की इज्जत करना और कभी ज़रूरत पड़े तो याद रखना, तेरी बड़ी बहन हमेशा तेरे साथ है। रूपा ने उस वक्त सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में था, मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी तेरी, मैं तो रानी बनकर जा रही हूँ। बाबूजी ने दोनों बेटियों को विदा करते वक्त आंचल में चावल भरे। दोनों ने पीछे की तरफ चावल फेंके और दो अलग अलग गाड़ियों में बैठ गई। एक गाड़ी जा रही थी एक छोटे से कस्बे की तरफ, दूसरी गाड़ी जा रही थी कानपुर शहर की तरफ। लेकिन दोस्तों, किसी को नहीं पता था इन दोनों गाड़ियों की मंजिलें कितनी अलग होंगी और किस्मत कैसे कैसे खेल खेलेगी। मीरा जब अर्जुन के घर पहुंची तो उसने देखा एक छोटा सा घर, खपरैल की छत, आंगन में तुलसी का पौधा, रसोई में मिट्टी का चूल्हा और एक कमरा जो उसके और अर्जुन के लिए सजाया गया था। अर्जुन की माँ कौशल्या देवी ने मीरा का स्वागत किया, आरती उतारी। आ बेटी, इस घर में तेरा स्वागत है, आज से ये घर तेरा है। अर्जुन के पिता राम स्वरूप जी ने मीरा के सिर पर हाथ रखा। बेटी, हम गरीब हैं, तुझे वो सब नहीं दे पाएंगे जो शायद तेरे सपनों में होगा, लेकिन एक बात का वादा है, इस घर में तुझे कभी आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। हम तुझे बेटी की तरह रखेंगे। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर सास ससुर के पांव छुए। माँ जी, बाबूजी, आज से आप मेरे माँ बाप हैं और इस घर की हर ईंट से मुझे प्यार है। रात को जब अर्जुन कमरे में आया तो उसने मीरा को बहुत झिझकते हुए देखा। अर्जुन भी शर्मीला था। उसने धीरे से कहा, मीरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मीरा ने सिर उठाया। जी कहिए। अर्जुन ने मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। मीरा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ना तो हीरे हैं, ना मोती, ना सोने के गहने, ना बड़ा बंगला। मेरे पास सिर्फ ये दो हाथ हैं जो दिन रात मेहनत कर सकते हैं और एक दिल है जो आज से सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा। मीरा की आंखें भर आए। अर्जुन ने आगे कहा, मैं वादा करता हूँ मीरा, इस घर में तुम्हें कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। पैसे की कमी हो सकती है, लेकिन प्यार की नहीं, इज्जत की नहीं। अगर मेरी एक रोटी होगी तो उसके दो टुकड़े करके आधी तुम्हें दूंगा। मीरा ने अर्जुन के हाथ को अपने माथे से लगाया। अर्जुन जी, मुझे इसी प्यार की भूख थी। माँ बचपन में चली गई थी, बाबूजी ने सब कुछ दिया, लेकिन एक बात की कमी हमेशा रही, किसी का अपना सा प्यार। आज वो कमी पूरी हो गई। अर्जुन ने मीरा के माथे पर एक हल्का सा चुंबन रखा। मीरा, आज से तुम मेरी ज़िंदगी हो और मैं तुम्हारी। उस रात दोस्तों, उस छोटे से कमरे में जहाँ ना एसी था, ना बड़ा पलंग, ना मखमली चादर, वहाँ एक ऐसा प्यार पनप रहा था जो किसी भी महल में नहीं मिल सकता था। दोस्तों, उधर कानपुर शहर में जब रूपा की गाड़ी सेठ धर्मचंद की कोठी के सामने रुकी तो रूपा की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एक 3 मंजिला सफ़ेद कोठी खड़ी थी। बड़े बड़े लोहे के गेट,
जिन पर सुनहरी पॉलिश चढ़ी हुई थी। गेट के दोनों तरफ संगमरमर के 2 हाथी जैसे किसी राजा के महल का दरवाज़ा हो। अंदर एक बड़ा सा बगीचा जहाँ गुलाब, चमेली, मोगरा खिले हुए थे और बगीचे के बीचों बीच एक फव्वारा जिसमें से पानी ऊपर की तरफ उछल रहा था। रूपा के दिल में एक तूफान सा उठा। हे भगवान, ये तो किसी सपने जैसा है। ये सब अब मेरा है, सब मेरा। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। रूपा ने अपना भारी लहंगा संभालते हुए नीचे कदम रखा। सामने कोठी के दरवाजे पर खड़ी थी रूपा की सास कमलावती देवी। कमलावती की उम्र 55 के करीब थी। कद लंबा, चेहरे पर सफ़ेद पाउडर की मोटी परत, बालों में काली डाई और गले में हीरो का हार जैसे एक चलती फिरती तिजोरी। उनकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता थी, जैसे वो हर चीज़ को तोल रही हो, नापने की कोशिश कर रही हो। कमलावती के बगल में खड़ी थी विकास की छोटी बहन ऋचा, 20 साल की, एक तीखे नैन नक्श वाली लड़की जिसके होठों पर हमेशा एक तंज वाली मुस्कान रहती थी। कमलावती ने ऊपर से नीचे तक रूपा को देखा, जैसे कोई व्यापारी कोई सामान तोल रहा हो। फिर एक सूखी सी मुस्कान के साथ बोली, आ गई बहू, आ अंदर आ। रूपा ने झुककर पांव छूने चाहे, लेकिन कमलावती 2 कदम पीछे हट गई। रहने दे, अभी तो तू थकी होगी, पहले अंदर आ, आरती हो रही है तेरी। रूपा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद बड़े घरों में ऐसे ही होता है, मुझे क्या पता। घर के अंदर आरती की रस्म हुई। चावल का कलश गिराया गया, रूपा को कमरे में ले जाया गया। लेकिन दोस्तों, जब रूपा ने अपना कमरा देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वो कमरा साधारण सा था। पुराने ज़माने का पलंग, दीवार पर एक हल्का सा रंग, एक छोटी सी अलमारी और एक खिड़की। रूपा के मन में सवाल उठा, इतनी बड़ी कोठी में मेरा कमरा इतना साधारण क्यों? जब मैंने नीचे आते वक्त ऊपर वाले कमरे देखे थे तो वो तो किसी होटल जैसे थे। लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठ गई। रात को विकास कमरे में आया। दोस्तों, विकास की उम्र थी 28 साल, कद औसत, चेहरा सुंदर तो था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई भावना ना हो उसमें, जैसे एक मूर्ति हो जो सांस तो लेती हो लेकिन धड़कन ना हो उसमें। विकास ने कमरे में आते ही अपना कोट उतारकर कुर्सी पर फेंका, जूते खोले और सीधा पलंग पर लेट गया, बिना कुछ कहे, बिना रूपा की तरफ देखे। रूपा शीशे के सामने बैठी थी। सुहाग रात की रात। उसने सोचा था कि उसका पति आएगा, उसका घूंघट उठाएगा, प्यार से बात करेगा, जैसे फिल्मों में होता है। लेकिन यहाँ रूपा ने झिझकते हुए कहा, जी आप। विकास ने आंखें बंद किए हुए ही जवाब दिया, देखो रूपा, एक बात समझ लो, ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की है। माँ ने ज़बरदस्ती की, क्योंकि उनको लगा कि मेरी उम्र निकल रही है। इसलिए कोई फालतू की उम्मीदें मत रखना, ना मुझसे प्यार की उम्मीद करना, ना रोमांस की। मैं अपने कारोबार में मस्त हूँ, तुम भी अपने आप में रहना बस। रूपा को जैसे करंट का झटका लगा हो, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। क्या मतलब है आपका? मैं तो आपकी पत्नी हूँ। विकास ने झुंझलाकर करवट बदली। हाँ, पत्नी हो, रहो पत्नी, मैंने मना तो नहीं किया, बस ज़्यादा सवाल मत करो, नींद आ रही है मुझे, सुबह जल्दी दुकान जाना है। और 2 मिनट बाद विकास के खर्राटे शुरू हो गए। रूपा वहीं शीशे के सामने बैठी रही। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ लिए। नहीं, मैं नहीं रोऊंगी, शायद ये थके हुए होंगे, कल सब ठीक हो जाएगा, ज़रूर ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, रूपा को क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। आगे की रातों और भी कांटों भरी थी। अगले दिन सुबह रूपा की आंख खुली तो विकास जा चुका था। रूपा ने घड़ी देखी, 7 बज रहे थे। रूपा उठी, नहाई, एक सुंदर सी साड़ी पहनी, हल्का सा मेकअप किया और कमरे से बाहर निकली। नीचे डाइनिंग टेबल पर कमलावती बैठी थी, चाय पी रही थी, अखबार पढ़ रही थी। रूपा ने जाते ही कहा, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। कमलावती ने अखबार से नज़र हटाई, ऊपर से नीचे तक रूपा को देखा और बोली, बहू, एक बात कान खोल कर सुन ले, इस घर में बहू का काम होता है सुबह 5 बजे उठना, ना कि 7 बजे तक सोते रहना। इस घर में मम्मी जी नहीं बोला जाता,
माँ जी बोला जाता है। और हाँ, ये जो साड़ी पहनी है ना, ये बहू के पहनने वाली नहीं है। बहू को सिर पर पल्लू रखना चाहिए, घूंघट करना चाहिए। रूपा का चेहरा उतर गया। जी माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूँगी। कमलावती ने एक तीखी निगाह डाली। और हाँ, तेरे लिए नाश्ता रसोई में रखा है, जाकर खा ले। और हाँ, आज से रसोई का सारा काम तू देखेगी। मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ, थक गई हूँ। रूपा हैरान रह गई। लेकिन माँ जी, यहाँ तो नौकर है ना, रसोई वाले हैं ना। कमलावती ने अखबार पटक दिया मेज पर। नौकर रसोई में काम करेंगे, खाना बहू बनाएगी, ये इस घर का नियम है। और हाँ, आज शाम को मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं, 10 लोग। उनके लिए सब कुछ तुझे ही बनाना है। समोसे, कचौड़ी, पनीर की सब्जी, खीर, गुलाब जामुन, सब कुछ अपने हाथ से, समझी। रूपा के पाँव कांप गए। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी पनीर की सब्जी और खीर तो बनाई थी, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में 10 लोगों के लिए, वो भी अकेले। लेकिन रूपा ने हिम्मत करके कहा, जी माँ जी, मैं कोशिश करूँगी। सारा दिन रूपा रसोई में जुटी रही दोस्तों। उसके हाथ जल गए, आटे में तेल कम हो गया तो कचौड़ियाँ फूली नहीं। पनीर तलते वक्त छींटे उछले और रूपा की कलाई पर जलने का निशान बन गया। खीर में चीनी ज़्यादा पड़ गई। शाम को जब कमलावती की सहेलियाँ आई तो रूपा ने सारा खाना मेज पर लगाया। घूंघट करके, हाथ जोड़कर कमलावती ने एक कचौड़ी उठाई, एक टुकड़ा मुंह में डाला और मुंह बना लिया। छी, ये कचौड़ी है या रबड़? रूपा के दिल पर मानो हथौड़ा पड़ा हो। एक सहेली ने खीर चखी। अरे कमला, ये खीर तो मीठी जहर लग रही है, इतनी चीनी कौन डालता है खीर में? दूसरी सहेली ने पनीर खाया। और ये पनीर, ये तो उबला हुआ लग रहा है, मसाला ही नहीं है इसमें। कमलावती ने एक तंज वाली हंसी हंसी। क्या करूं बहनों, गांव की लड़की लाई हूं ना, इसको क्या पता शहर के तौर तरीके। सब्जी बनाना भी नहीं आता ठीक से। मैंने तो कितनी बार समझाया, लेकिन ये है कि सीखने को तैयार ही नहीं। रूपा वहीं खड़ी रही, सिर झुकाए हुए, आंखों में आंसू। लेकिन वो रोई नहीं, क्योंकि अगर वो रोई तो उसे और सुनना पड़ता। जब सब चली गई तो कमलावती ने रूपा को बुलाया। बहू, आज तूने मेरी कितनी बेइज्जती करवाई है, तुझे पता है? मेरी सारी सहेलियों के सामने मेरा सिर नीचा कर दिया। अरे, तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं था, या बस इसीलिए मेरे बेटे के पल्ले बांध दिया कि अब इसकी किस्मत वहाँ खुलेगी? रूपा ने धीरे से कहा। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूँगी। कमलावती ने रूपा का हाथ झटक दिया। रहने दे, रहने दे, अब ये सब फालतू की बातें मत कर। जा अपना मुंह धोआ और जा सोने, कल फिर बहुत काम है। रूपा अपने कमरे में आई, दरवाज़ा बंद किया और पलंग पर मुंह छुपाकर रोने लगी। ये क्या हो गया मेरे साथ? वो सिसकती रही। मैं तो रानी बनकर आई थी, मुझे लगा था कि यहाँ नौकर चाकर होंगे, मैं आराम से रहूँगी। लेकिन ये क्या, ये तो मुझसे नौकरानी से भी ज़्यादा काम करवा रहे हैं। और मेरा पति, वो तो मुझसे बात भी नहीं करता। रात के 10 बज गए, 11 बज गए, विकास का कोई पता नहीं। रूपा खाना भी नहीं खा सकी। भूख तो थी, लेकिन गला रूंधा हुआ था। 12 बजे विकास आया। शराब की बदबू उसके मुंह से आ रही थी। रूपा ने डरते हुए पूछा, जी आप इतनी देर से क्यों आए? विकास ने रूपा को घूरा। तुझसे मतलब? मैं जो भी करूं, तू पूछने वाली कौन है? चुपचाप सो। और हाँ, अगली बार मेरा इंतज़ार मत करना, मुझे ये नाटक पसंद नहीं है। रूपा ने एक बार फिर अपने आंसू पी लिए। दोस्तों, उधर मीरा के घर में क्या हो रहा था, ज़रा वो भी देख लीजिए। मीरा सुबह 4 बजे उठती, चूल्हा जलाती, चाय बनाती। सबसे पहले अर्जुन के लिए चाय, फिर सास ससुर के लिए चाय, घर की झाड़ू पोछा, आटा गूंदना, रोटी बनाना। लेकिन ये सारा काम मीरा के लिए कोई बोझ नहीं था दोस्तों, क्योंकि कौशल्या देवी यानी मीरा की सास हर वक्त मीरा के साथ खड़ी रहती थी। बेटी मीरा, रहने दे, मैं कर लूँगी, तू थक जाएगी। मीरा हंस देती। माँ जी, मैं तो आपकी बेटी हूँ, बेटी काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? कौशल्या देवी की आंखों में आंसू आ जाते। वो मीरा को गले से लगा लेती। बेटी, भगवान करे तू हमेशा हंसती रहे, ये घर तेरे आने से चमक उठा है। रामस्वरूप जी भी मीरा को बहुत प्यार करते थे। जब भी वो शहर जाते, कुछ न कुछ जरूर लाते मीरा के लिए। कभी नई चूड़ियाँ, कभी कोई फल, कभी कोई किताब।
मीरा कहती, बाबूजी मेरे लिए क्यों इतना खर्च करते हैं? रामस्वरूप जी कहते, अरे बेटी, अब बेटियां तो हमारी ही हैं, तू भी बेटी हो गई हमारी, बेटियों पर खर्च करना अच्छा लगता है। मीरा अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। जिस घर में वो रानी की तरह पाली गई थी अपने मायके में, वहाँ भी इतना प्यार नहीं था जितना यहाँ था। एक दिन शाम को अर्जुन खेत से लौटा, थका हुआ था, पसीने से तरबतर। मीरा तुरंत उसके लिए पानी लाई। लीजिए, पहले पानी पी लीजिए। अर्जुन ने पानी पिया, फिर मीरा का हाथ पकड़कर पास बैठा लिया। मीरा, एक बात कहूँ? जी कहिए। अर्जुन की आंखों में एक चमक थी। मीरा, मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे एक दिन वो सब दूँ जिसकी तू हकदार है। एक अच्छा सा घर, अच्छे कपड़े, गहने, सब कुछ। लेकिन इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या तू मेरा साथ देगी? मीरा ने अर्जुन का चेहरा अपनी हथेलियों में ले लिया। अर्जुन जी, मुझे ना अच्छे कपड़े चाहिए, न गहने, न बड़ा घर। मुझे बस आप चाहिए, आपका साथ, आपका प्यार। बाकी सब चीज़ें तो आती जाती रहती हैं। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने मीरा को अपने सीने से लगा लिया। मीरा, तू सच में देवी है। मैं तुझे कभी निराश नहीं करूँगा, वादा है। अगले दिन अर्जुन ने अपने पिता रामस्वरूप जी से बात की। बाबूजी, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। रामस्वरूप जी ने अपना चश्मा संभाला। क्या बेटा? बाबूजी, खेत से जो फसल होती है उसको हम मंडी में बहुत कम दाम पर बेच देते हैं। बिचौलिए सारा मुनाफा ले जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हम क्यों ना अपनी सब्जियाँ खुद शहर के बाज़ार में जाकर बेचें। इससे हमें कई गुना ज़्यादा कमाई होगी। रामस्वरूप जी सोच में पड़ गए। लेकिन बेटा, इसमें मेहनत भी बहुत है। रोज़ शहर जाना पड़ेगा, ठेला लगाना पड़ेगा, और अगर सब्जियाँ नहीं बिकी तो? अर्जुन ने हिम्मत के साथ कहा, बाबूजी, बिकेंगी ज़रूर, क्योंकि मैं ताज़ा सब्जियाँ ले जाऊँगा जो आज तोड़ी हैं, और मैं उन्हें कम दाम पर बेचूँगा ताकि लोग रोज़ मेरे पास आएँ। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ेंगे। रामस्वरूप जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है बेटा, जैसा तू ठीक समझे। भगवान का नाम लेकर शुरुआत कर। अगले ही दिन से अर्जुन का नया सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, सुबह 3 बजे अर्जुन उठ जाता, खेत जाता, ताज़ा सब्जियां तोड़ता, बैलगाड़ी में लादता और शहर की तरफ निकल जाता। मीरा भी उसके साथ साथ उठ जाती। अर्जुन के लिए चाय बनाती, रोटियां बनाकर पोटली में बांधती और दरवाजे तक छोड़ने आती। अर्जुन जी, ध्यान से जाइए, रास्ते में संभल कर, और दिन में कुछ न कुछ जरूर खाइए, भूखे मत रहिए। अर्जुन हंसता, मीरा, तू तो मेरी माँ की तरह बातें करती हैं, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ और पत्नी का धर्म है पति की चिंता करना। अर्जुन का दिल भर आता। वो मीरा का हाथ चूम लेता और चला जाता। शुरू में तो बहुत मुश्किल हुई दोस्तों। पहले हफ्ते में अर्जुन की आधी सब्जियां नहीं बिकी, घर वापस लानी पड़ी। रामस्वरूप जी का चेहरा उतर गया था, लेकिन मीरा ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, अर्जुन जी, हिम्मत मत हारिए। नई दुकान चलने में समय लगता है, लोगों को आप पर भरोसा करने में समय लगेगा। बस आप अपनी जगह जमे रहिए, एक दिन सब बदल जाएगा। अर्जुन ने मीरा की बात मानी। वो रोज जाता, वही जगह, वही समय। धीरे धीरे कुछ ग्राहक बने, फिर ग्राहक बढ़ने लगे, क्योंकि अर्जुन की सब्जियां ताज़ा थी और दाम भी कम। एक महीने में अर्जुन की आमदनी इतनी हो गई कि घर का खर्च आराम से निकलने लगा और थोड़ी बचत भी होने लगी। उधर रूपा का हाल बद से बदतर होता जा रहा था दोस्तों। एक दिन रूपा के पैर में मोच आ गई। उसे चलने में बहुत दर्द हो रहा था। उसने कमलावती से कहा, माँ जी, आज मुझसे काम नहीं हो पाएगा, पैर में बहुत दर्द है, नौकर से करवा लीजिए ना। कमलावती ने रूपा को घूरा नौकर से। अरे बहू, ये बहाने मेरे सामने ना चला। जब मैं ब्याह कर आई थी तो भारी पेट के साथ भी काम करती थी, और तू एक छोटी सी मोच पर बहाना बना रही है। चल उठ, रसोई में जा, खाना बनाने का समय हो गया है। रूपा को मजबूरन रसोई में जाना पड़ा। दर्द से करहाते हुए एक एक कदम भारी पड़ रहा था, लेकिन कमलावती की निगाह उस पर थी। उसी शाम विकास आया तो रूपा ने उससे शिकायत की, विकास जी, आज मेरे पैर में बहुत दर्द था, लेकिन माँ जी ने मुझसे सारा काम करवाया, एक बार आप उनसे बात तो कीजिए। विकास ने रूपा को घूरा। देख रूपा, एक बात सुन ले, मेरी माँ के सामने तू कभी कुछ नहीं बोलेगी और मुझसे माँ के खिलाफ शिकायत मत किया कर। माँ ने तुझे यहाँ बहू बनाकर रखा है, अपना मुंह बंद रख
और अपना काम कर। रूपा हैरान रह गई। लेकिन विकास जी, आप तो मेरे पति हैं। अगर आप ही मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं किसके पास जाऊं? विकास ने तुनक कर कहा, तू अपने मायके चली जा। जब तेरे माँ बाप ने तुझे ब्याहा था तो उनको पता था कि बहू बनकर जा रही है। अब वहाँ बैठकर रो लेना, यहाँ मेरा सिर मत खा। विकास उठकर बाहर चला गया। रूपा वहीं ज़मीन पर बैठ गई और घुटनों में सिर देकर सिसकने लगी। मेरी किस्मत में ये क्या लिखा था भगवान? वो धीरे धीरे बुदबुदाए। मैंने तो बस सुख चाहा था, आराम चाहा था। क्या ये भी गलती थी? दोस्तों, जिंदगी ने रूपा को एक बहुत बड़ा सबक देना शुरू कर दिया था। जो चीज़ें उसने बाहर से देखकर अपनाई थी, अंदर से वो जहर निकल रही थी। और मीरा की ज़िंदगी में बाहर आने लगी थी। एक दिन शाम को अर्जुन घर लौटा तो उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। उसने मीरा को आवाज़ दी, मीरा जरा बाहर आ। मीरा बाहर आए। क्या हुआ? अर्जुन ने वो पोटली मीरा के हाथ में रख दी। खोल कर देख। मीरा ने पोटली खोली। अंदर एक सुंदर सी हरे रंग की साड़ी थी, बनारसी, जिस पर सुनहरे काम थे। मीरा की आंखें भर आई। अर्जुन जी, ये क्या है? आपने इतना खर्च क्यों किया? अर्जुन ने मीरा के सिर पर हाथ रखा। मीरा, ये तेरी पहली तनख्वाह है। असल में ये मेरे पहले महीने की बचत है। मैंने सोचा था कि सबसे पहले ये पैसे तुझे दूंगा, तेरे लिए कुछ खरीदूंगा। आज से 3 महीने पहले हम दोनों खाली हाथ थे। आज तेरे माथे का पसीना और हिम्मत ने ये दिन दिखाया है। मीरा रोने लगी। अर्जुन जी, आप पागल हैं। मैंने क्या किया है? सब आपकी मेहनत है। अर्जुन ने मीरा का हाथ पकड़ा। नहीं मीरा, मेरी मेहनत तब होती जब मैं अकेला होता, लेकिन तू मेरे साथ खड़ी है, इसलिए ये जीत हम दोनों की है। उस रात मीरा ने वो साड़ी पहनी, माथे पर बिंदी लगाई और जब वो आंगन में आई तो कौशल्या देवी और राम स्वरूप जी देखते रह गए। बेटी, आज तो बिल्कुल लक्ष्मी जैसी लग रही है, इस घर की लक्ष्मी, जिसके आने से ये घर भर गया है। मीरा ने झुककर सास ससुर के पांव छुए। माँ जी, बाबू जी, ये सब आपकी और भगवान की दया है। दोस्तों, समय अपनी रफ्तार से दौड़ता रहा। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। मीरा के घर में अब छोटी छोटी खुशियाँ दस्तक देने लगी थी। अर्जुन का काम चल निकला था। अब उसने अपनी एक छोटी सी पक्की दुकान खोल ली थी शहर के बाजार में। मीरा भी कभी कभी दुकान पर जाती, ग्राहकों से बात करती, हिसाब किताब रखती। लोग दुकान पर रुक कर जाते सिर्फ मीरा से बात करने के लिए, क्योंकि उसकी मीठी ज़बान, उसकी मुस्कान ग्राहक को मोह लेती थी। अर्जुन कहता, मीरा, तू मेरी दुकान की किस्मत बन गई है। जिस दिन तू आती है दुकान पर डबल बिक्री होती है। मीरा हंसती, अजी, किस्मत नहीं, आपकी मेहनत है। उधर रूपा के घर में दोस्तों एक नया तूफान आने वाला था। एक दिन रूपा रसोई में काम कर रही थी, तभी उसने सुना बाहर के कमरे में सेठ धर्मचंद और कमलावती की जोरदार बहस हो रही थी। रूपा रुक गई, चुपके से दरवाजे के पीछे जाकर सुनने लगी। सेठ धर्मचंद कह रहे थे, कमला, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, विकास संभल जा रहा है, दुकान में कोई ध्यान नहीं देता, दिन भर अपने उन लोफर दोस्तों के साथ घूमता रहता है। मैंने उसको बताया है कि अब हम पर बहुत बड़ा कर्ज हो गया है, लेकिन उसने सुना ही नहीं। कमलावती बोली, तुम चिंता मत करो जी, मैं उसको संभाल लूँगी। सेठ जी ने एक लंबी आह भरी, नहीं कमला, अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। बैंक का कर्ज इतना बढ़ गया है कि हम चाहे भी तो उतार नहीं सकते। अगर अगले 6 महीने में पैसा वापस नहीं किया तो ये कोठी, ये कारोबार, सब कुछ बैंक ले लेगा। रूपा को जैसे करंट लगा, उसकी सांस तेज हो गई। कमलावती बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ रास्ता तो होगा। सेठ जी बोले, रास्ता है, एक रास्ता है, अगर हम कोठी का कुछ हिस्सा बेच दें और कुछ गहने भी तो शायद बच जाएं। कमलावती चीख पड़ी, नहीं, मेरे गहने नहीं, मेरे गहने मेरी जान हैं। इसके बजाय बहू के गहने ले लो, जो हमने उसको ब्याह में दिए थे वो वापस ले लो। बहू को क्या जरूरत गहनों की, वो तो रसोई में काम करती हैं। रूपा का दिल बैठ गया। उसके अपने गहने जो उसे ब्याह में मिले थे वो भी छीन जाएंगे। सेठ जी ने कहा, कमला, ये गलत होगा, बहू के गहने उसके अपने हैं, हमें उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। कमलावती बोली, तुम चुप रहो, मुझे पता है क्या गलत है क्या सही। बहू ने इस घर में आकर क्या उखाड़ लिया है,
कुछ नहीं, न मायके से दहेज लाई, न कोई शुभ कदम। ये कुलक्षणी ही तो हमारी बर्बादी की वजह है। रूपा वहीं दरवाजे के पीछे ज़मीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी वजह से बर्बादी? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो हर दिन हर पल मेहनत करती हूँ इस घर के लिए। उसी रात कमलावती रूपा के कमरे में आई। बहू, अपने सारे गहने निकाल, अभी के अभी। रूपा हैरान रह गई। क्यों माँ जी, तू सवाल मत कर, जो कहती हूँ कर। रूपा ने धीरे से कहा, लेकिन ये गहने तो मेरे हैं। मेरे बाबूजी ने अपनी जमा पूंजी से दिए थे मुझे। ये मेरे माँ के भी हैं, जो माँ के बाद बाबूजी ने मेरे लिए संभाल कर रखे थे। कमलावती को जैसे आग लग गई। उन्होंने रूपा का हाथ पकड़कर झटका। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ज़बान लड़ाए? अरे, ये गहने इसी घर ने दिलवाए हैं तेरे बाप से। अब अगर ज़रूरत है तो हम वापस ले रहे हैं। तू कौन होती है रोकने वाली? विकास भी कमरे में आ गया। विकास जी, आप तो कुछ कहिए, रूपा ने रोते हुए कहा। विकास ने रूपा को घूरा। माँ ने जो कहा है वो कर रूपा, ज़्यादा नाटक मत कर। इस घर ने तुझे यहाँ रखा है, खिलाया पिलाया है। अब घर पर मुसीबत है तो तेरा फ़र्ज बनता है कि घर का साथ दे। रूपा सब समझ गई। आज जिस घर ने उसे ब्याह कर लिया था, वही घर आज उसके अपने ही गहनों को ज़बरदस्ती छीन रहा था। रूपा चुपचाप उठी, अलमारी खोली, अपने सारे गहने एक डिब्बी में निकाले और कमलावती के हाथ में रख दिए। कमलावती ने डिब्बा छीन लिया और तेज़ी से बाहर चली गई। विकास भी बिना कुछ कहे चला गया। रूपा अपने बिस्तर पर गिर पड़ी और घंटों तक रोती रही। दोस्तों, देखते ही देखते सावन का महीना आ गया। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थी और गांव की औरतें पीपल और नीम के पेड़ों पर झूले डाल रही थी। तीज का त्यौहार, बेटियों का त्यौहार, मायके लौटने का त्यौहार। मास्टर हरि प्रसाद जी ने सोचा कि इस बार दोनों बेटियों को मायके बुलाएंगे। बहुत दिन हो गए थे दोनों को देखे हुए। दिल बेचैन था। उन्होंने एक चिट्ठी अर्जुन के घर भेजी और एक कानपुर भेजी विकास के घर। जब चिट्ठी मीरा के हाथ में पहुंची तो उसकी आंखें भीग गई। इतने महीनों के बाद बाबूजी को देखेगी, अपने उस घर को देखेगी जहां उसका बचपन बीता था। अर्जुन ने मीरा से कहा, मीरा चल, मैं खुद तुझे तेरे मायके छोड़ कर आऊँगा, ससुर जी से मिल भी लूँगा। मीरा बहुत खुश हुई। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा और 2 दिन बाद वो अर्जुन के साथ मायके पहुंची। मास्टर जी ने मीरा को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा मीरा, आ मेरी बच्ची, कितनी दुबली हो गई है तू। मीरा हंसी। बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप मुझे महीनों बाद देख रहे हैं इसलिए लग रहा होगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। अर्जुन ने मास्टर जी के पाँव छुए। बाबूजी, आपकी बेटी हमारे घर की लक्ष्मी है। मैं वादा करता हूँ मैं इसे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मास्टर जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अर्जुन को गले से लगा लिया। बेटा, तू सच में देवता है। मेरी मीरा भाग्यशाली है जो उसे तेरे जैसा पति मिला। अर्जुन को दूसरे दिन वापस लौटना था क्योंकि दुकान बंद नहीं हो सकती थी। जाते वक्त उसने मीरा से कहा, मीरा, बाबूजी के पास कुछ दिन रह, खूब आराम कर। मैं हफ्ते बाद आकर तुझे ले जाऊंगा। और हाँ, अपनी छोटी बहन से प्यार से मिलना, चाहे वो कुछ भी कहे। तू तो जानती है उसको। मीरा ने सिर हिलाया। उधर कानपुर में चिट्ठी पढ़कर रूपा बहुत खुश हुई। महीनों से वो इस घर की 4 दीवारी में कैद थी। थोड़ी राहत मिलने वाली थी, लेकिन कमलावती ने पहले तो जाने ही नहीं दिया। मायके जाएगी? अरे, यहाँ इतने काम पड़े हैं, कौन करेगा सब। रूपा ने हिम्मत करके कहा, माँ जी, बस 1 हफ्ते के लिए। बाबूजी ने इतने प्यार से बुलाया है। मेरी बहन भी आ रही है। महीनों हो गए मिले हुए। कमलावती ने एक तीखी निगाह डाली। अच्छा ठीक है, जा, लेकिन एक बात याद रखना, जब तू मायके जाए तो खाली हाथ मत आना। अपने बाप से कह कि अपने दामाद के लिए कुछ न कुछ ज़रूर भेजे। आखिर ये हमारी बहू हैं, इस घर की इज्जत है। रूपा ने धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल कचोट गया। बाबूजी कहाँ से ला कर देंगे? वो खुद इतने सीधे आदमी हैं। इस उम्र में और कितना दबाव डालूं उन पर। लेकिन उस वक्त बहस करने का मन नहीं था। रूपा ने अपना सामान बांधा।
विकास खुद नहीं आया छोड़ने। उसने अपने ड्राइवर से कहा, जा इसको गांव छोड़ा और हाँ, वहाँ रुकना मत, तुरंत वापस आ जाना। रूपा को विकास से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। दोनों बहनें अब मायके पहुंच गई थी दोस्तों। जब रूपा गाड़ी से उतरी तो उसके चेहरे पर पुरानी वाली चमक थी। उसने मायके में आते ही अपनी अदा दिखानी शुरू कर दी। भारी लहंगा, बड़ी बड़ी हीरे की बालियाँ जो उसने अपनी सास से छुपा कर रखी थी, चूड़ियाँ, महंगा परफ्यूम। गांव की औरतें उसको देखकर हैरान रह गई। ओहो रूपा बिटिया, क्या कहने, ये तो शहर की बहू है पूरी। देखो कितनी सज धज कर आई है। रूपा अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। हाँ, दुनिया तो दिखावे की भूखी है, असली कहानी तो कोई नहीं जानता। मीरा भी आ गई थी। साधारण सी सूती साड़ी, 2 चूड़ियाँ, माथे पर बिंदी और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान। जब दोनों बहनें आंगन में मिली तो मीरा ने रूपा को गले से लगा लिया। रूपा, मेरी छोटी बहन, कैसी है तू? कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए। रूपा ने मीरा का गले लगाना ठंडे मन से सहन किया, फिर अलग होकर बोली, मैं तो बहुत मज़े में हूँ दीदी, तू बता तेरी क्या खबर? सुना है खेत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाथों पर देख तो, हाथ कितने कड़े हो गए हैं तेरे। अरे रामा, इन हाथों पर तो मेहंदी भी नहीं लगती होगी, इतनी कठोर त्वचा है। मीरा हंस दी। हाँ रूपा, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मेहनत में जो मज़ा है ना बहन, वो किसी और चीज़ में नहीं। रूपा ने मुंह बनाया। हाँ हाँ, ये तो वही बात हुई, अंगूर खट्टे हैं क्योंकि मिल नहीं रहे। तेरे पास नहीं है ऐशो आराम, तो तू मेहनत की तारीफ़ कर रही है। जब हो ना तब पता चले। मीरा ने रूपा के गाल पर हल्के से हाथ रखा। रूपा बहन, खुशी पैसे में नहीं होती, रिश्ते में होती है। चाहे तेरे पास कितना भी हो, अगर अपने प्यार से नहीं रखते तो वो सब बेकार हैं। रूपा को मीरा की बात तीर की तरह चुभी, क्योंकि उसको पता था उसके अपने घर में, उसके अपने ही पति की निगाह में उसकी क्या कीमत है। लेकिन रूपा ने अपनी कमजोरी छुपाने के लिए और भी ज़ोरदार हमला किया। दीदी, तेरे पति क्या करते हैं आजकल? सब्जी बेचने वाले? हा हा हा। अरे रामा, मेरे विकास जी तो बड़े बड़े कारोबारियों के साथ बैठते हैं, दूसरे शहर तक नाम है उनका, और तू एक सब्जी वाले की पत्नी है। ये भी क्या ज़िंदगी है तेरी? बाबूजी ने ये सुना तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने डांट लगाई, रूपा, ये कैसी बातें कर रही है तू? अपनी बहन है मीरा, अर्जुन तेरा बहनोई है, ऐसे बात करते हैं किसी से? रूपा ने तुनक कर कहा, बाबूजी, मैं तो सच कह रही हूँ, अगर सच कड़वा है तो उसमें मेरी क्या गलती? मीरा ने बाबूजी को रोका। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, रूपा भी छोटी है, धीरे धीरे समझ जाएगी, रहने दीजिए। लेकिन मीरा के दिल पर एक गहरा घाव लग चुका था। रात को जब वो अपने पुराने कमरे में सोने आई तो उसकी आंखों से चुपके चुपके आंसू बहने लगे। रूपा, मेरी बहन, मैंने कब तुझसे बैर किया जो तू मुझसे इतनी नफरत करती है? तुझे क्यों लगता है कि मैं तेरे खिलाफ हूँ? बाहर बारिश शुरू हो गई थी और मीरा के अंदर भी एक बारिश थी आंसुओं की। अगले दिन तीज का व्रत था दोस्तों। दोनों बहनों ने व्रत रखा, 16 श्रृंगार किया, माथे पर सिंदूर लगाया, हाथों में मेहंदी लगाई। रूपा बार बार आईने के सामने जाकर अपने आप को देखती, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। विकास जी ने अगर मुझे आज देख लिया होता तो, लेकिन कहाँ, उनको तो मेरी कोई परवाह नहीं। ये सोचकर रूपा की आंखें भर आई, लेकिन उसने तुरंत आंसू पोंछ लिए। मीरा ने अपनी हरी साड़ी पहनी थी, वही साड़ी जो अर्जुन ने उसे पहली तनख्वाह से दिलाई थी। सादगी से सजी थी, बहुत ज़्यादा गहने नहीं, बस 2 चूड़ियाँ, एक मंगलसूत्र और माथे पर लाल बिंदी। लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर था, एक ऐसी रोशनी थी जो किसी भी श्रृंगार से बड़ी थी। गांव की औरतें इकट्ठा हुई, तीज का गीत गाने लगी, झूले डाले गए। एक बूढ़ी दादी, गोमती दादी, बाबूजी की बहन, बहुत दूर से आई थी। उन्होंने मीरा को देखा तो उनके मुंह से अनायास निकल गया, अरे मेरी बिटिया, क्या कहूँ, आज तो लग रहा है साक्षात लक्ष्मी जी इस आंगन में उतर आई हैं। अरे रूपा, देख तो अपनी बहन को, कितनी सुंदर लग रही है, चेहरे पर कैसा तेज है, जैसे कोई दिए की लो हो। रूपा का चेहरा उतर गया। गोमती दादी ने रूपा को भी प्यार से देखा, और तू भी सुंदर लग रही है मेरी बेटी,
लेकिन रूपा, तेरे चेहरे पर वो खुशी नहीं दिख रही। क्या बात है, सब ठीक तो है ना तेरे ससुराल में? रूपा ने तुरंत खींची हुई मुस्कान बनाई। हाँ हाँ दादी, सब ठीक हैं, बहुत मज़े में हूँ मैं। आप तो जानती हैं मेरे पति इतने बड़े कारोबारी हैं, इतनी आलीशान कोठी है, नौकर चाकर हैं, मुझे क्या कमी हो सकती है? गोमती दादी ने रूपा को गौर से देखा। बूढ़ी आंखें थीं, जो बहुत कुछ देख चुकी थी जिंदगी में। उन्हें समझ आ गया कि रूपा अंदर से खाली है। उन्होंने रूपा का हाथ पकड़कर एक तरफ ले गई। बेटी, तेरी आंखें झूठ नहीं बोल सकती मुझसे, तू दुखी है ना? रूपा की आंखें भर आई। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं। बेटा, ये पुरानी आंखें बहुत कुछ देख चुकी हैं। मैं जानती हूँ कि तेरे अंदर एक तूफान चल रहा है बेटी। एक बात याद रखना, जिंदगी पैसे से नहीं चलती, प्यार से चलती है। अगर ससुराल में प्यार ना मिले तो ये सोने के पिंजरे भी जेल बन जाते हैं। रूपा कुछ नहीं बोली। गोमती दादी ने आगे कहा, और एक बात, अपनी बहन से कभी मत जलना बेटी, क्योंकि बहन से जलने वाली खुद ही जल जाती है। अपनी बहन के लिए दिल में सिर्फ प्यार रख, दुआएं रख, क्योंकि तीज पर बहन के लिए दुआ मांगने से अपनी झोली में भी बरकत आती है। रूपा को दादी की बातें सुनकर थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसका घमंड इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं था। शाम को सब लोग आंगन में बैठे थे। चूल्हे पर खीर पक रही थी। आसमान में चांद निकल आया था। बाबूजी ने दोनों बेटियों को पास बुलाया। बेटियों, इधर आओ मेरे पास। दोनों बहनें आकर बाबूजी के दोनों तरफ बैठ गई। बाबूजी ने एक लंबी आह भरी। बेटियों, जानती हो आज मेरे मन में क्या आ रहा है? आज तुम्हारी माँ बहुत याद आ रही है। बाबूजी की आंखें भर आई। वो कहती थी, सुनो जी, जब हमारी बेटियां बड़ी हो जाएंगी, मायके आएंगी, तो हम तीज पर ऐसे ही आंगन में बैठेंगे, खीर खाएंगे, चांदनी रात में पुरानी बातें करेंगे। लेकिन वो तो जल्दी चली गई। आज वो होती तो। मीरा ने बाबूजी का हाथ पकड़ लिया। बाबूजी, माँ चली गई, लेकिन हम तो हैं, आप परेशान मत हो। रूपा भी थोड़ी पिघल गई। उसने भी बाबूजी का दूसरा हाथ पकड़ लिया। बाबूजी ने दोनों बेटियों को देखा। बेटियों, मेरी एक बात याद रखना, दुनिया में बहुत कुछ टूट जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, घर टूट जाते हैं, लेकिन बहनों का रिश्ता ये कभी मत टूटने देना, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देंगे तब बहन ही बहन के काम आएगी। ये बात आज भले ही समझ ना आए, लेकिन वक्त ज़रूर सिखाएगा। रूपा कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके होठ बंद हो गए। रात को जब सब सो गए तो रूपा अपने कमरे में बैठी थी। नींद नहीं आ रही थी। खिड़की से चांद दिखाई दे रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। मीरा आई। रूपा सो नहीं रही? रूपा ने सिर हिलाया। मीरा उसके पास आकर बैठ गई। रूपा, एक बात कहूँ? कह। मीरा ने रूपा का हाथ अपने हाथ में लिया। रूपा, मुझे पता है तू बहुत कुछ छुपा रही है। तेरे चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन आंखों में दर्द। तू मेरी छोटी बहन है रूपा, बता ना मुझे क्या हुआ है? क्या तेरे ससुराल में सब ठीक नहीं? रूपा ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। दीदी, तू अपने काम से काम रखना, मेरी ज़िंदगी में टांग मत अड़ा। जिस दिन मुझे तेरी सलाह चाहिए होगी मैं खुद मांग लूँगी। मीरा का दिल टूट गया, लेकिन उसने धैर्य रखा। रूपा, मैं तुझे टोकने नहीं आई, मैं बस ये बताने आई हूँ कि तू अकेली नहीं है। जब भी ज़रूरत हो तेरी बड़ी बहन तेरे लिए हमेशा खड़ी है। कभी भी, किसी भी वक्त। मीरा उठी और दरवाजे तक गई। दरवाजे पर रुककर पीछे मुड़ी। और हाँ रूपा, एक बात याद रखना, जब इंसान बहुत मजबूती से कुछ कहता है, ज़ोर से कहता है, तो असल में वो अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है, दूसरों को नहीं। मुझे लगता है तू भी यही कर रही है। मीरा चली गई। रूपा वहीं बैठी रह गई। मीरा की बात उसके दिल में चुभ गई। रूपा ने अपना सिर तकिए में छुपा लिया और रोने लगी। दीदी सही कह रही है, मैं खुद को कन्विंस कर रही हूँ कि मैं खुश हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। लेकिन रूपा का घमंड उसे दीदी के पास जाने नहीं दे रहा था। वो रोती रही, अकेले, चुपचाप। अगले दिन सुबह दोनों बहनें वापसी के लिए तैयार होने लगी। बाबूजी ने मीरा को एक छोटी सी पोटली पकड़ाई। बेटी, ये कुछ अचार है, घर का बना, और कुछ मीठा है। अर्जुन को बहुत पसंद है मीठा, देना उसे। मीरा ने पोटली ली,
जी बाबूजी, मैं ज़रूर दूंगी। और हाँ, आप अपना ख्याल रखिए, खाना समय पर खाइए, दवाई मत भूलिएगा। बाबूजी ने मीरा को गले से लगाया। मेरी बच्ची, तू कितनी फ़िक्र करती है मेरी, जल्दी आना फिर। रूपा का सामान भी तैयार था। बाबूजी ने उसके लिए भी कुछ चीज़ें रखी थी। एक नया लहंगा जो उन्होंने अपनी जमाई पैसों से ख़रीदा था अपनी छोटी बेटी के लिए। बेटा रूपा, ये तेरे लिए, जा अपने ससुराल में खुश रहना। रूपा ने लहंगा देखा और मुंह बना लिया। बाबूजी, ये क्या लाए हैं आप, इतना सस्ता सा लहंगा? अरे मेरे पास इससे महंगे महंगे लहंगे हैं, मेरे ससुराल वाले देखेंगे तो हंसेंगे, रहने दीजिए। बाबूजी का चेहरा उतर गया, जैसे किसी ने उन्हें थप्पड़ मारा हो। मीरा ने तुरंत आगे बढ़कर लहंगा अपने हाथ में लिया। बाबूजी, ये मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत पसंद है ये, मैं पहनूंगी इसे। बाबूजी ने मीरा की तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। मीरा ने अपनी बहन की बेअदबी छुपाने के लिए खुद वो लहंगा अपना लिया था। रूपा को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। वो बेपरवासी अपना सामान गाड़ी में रखवा रही थी। जब रूपा कानपुर वापस पहुंची तो उसने देखा कोठी पर एक अजीब सी खामोशी थी। घर के बाहर एक काली गाड़ी खड़ी थी जिसको रूपा पहचानती नहीं थी। रूपा अंदर गई और जो उसने देखा उसने उसकी रूह कपा दी। ड्राइंग रूम में सेठ धर्मचंद, कमलावती और विकास एक तरफ बैठे थे, चेहरे उतरे हुए थे, और सामने दो आदमी बैठे थे जिनके हाथों में कुछ कागजात थे। रूपा को देखकर कमलावती ने झल्ला कर कहा, आ गई तू, अब तो हमारी जान खराब हो गई है, जा तू अंदर, यहाँ क्या कर रही है? रूपा झिझकते हुए अंदर के कमरे में चली गई, लेकिन कानों पर बातें पड़ रही थी। सेठ जी, आपने 3 महीने का वक्त मांगा था, अब वो भी ख़त्म हो गया। अगले हफ्ते तक पूरा कर्ज नहीं चुकाया तो हम मजबूर हो जाएंगे, आपकी कोठी सील कर देंगे, आपकी दुकानें कुर्क हो जाएंगी। सेठ जी की आवाज़ कांप रही थी। साहब, थोड़ा और वक्त दे दीजिए, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। माफ़ कीजिए सेठ जी, अब और वक्त नहीं, अगले हफ्ते हम वापस आ रहे हैं। अगर पैसा तैयार नहीं हुआ तो आपका सब कुछ बैंक का हो जाएगा। वो आदमी उठकर चले गए। रूपा कमरे में बैठी सब सुन रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। अब क्या होगा? रात को रूपा ने विकास से पूछा, विकास जी, क्या हो रहा है? वो लोग कौन थे? विकास ने रूपा को घूरा, तू अपना मुंह बंद रख रूपा, इस मामले में तेरा कोई काम नहीं है, जा अपना काम कर। रूपा ने हिम्मत करके कहा, लेकिन विकास जी, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए ना, शायद मैं कुछ कर सकूं, मेरे बाबूजी से कह सकती हूँ। विकास जोर से हंसा, तेरे बाबूजी वो खुद मास्टर हैं, उनके पास इतने पैसे कहाँ हैं, वो हमारी क्या मदद करेंगे? तू बस अपनी हद में रह रूपा, माँ की एक भी बात के खिलाफ कुछ मत बोलना, जा सो जा। रूपा अपने कमरे में चली गई। आज पहली बार उसको एहसास हुआ कि उसकी अपनी क्या औकात है इस घर में। ना कोई सलाह ले रहा था, ना कोई जवाब दे रहा था। 2 हफ्ते बीत गए। एक रात रूपा सो रही थी, अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। कमलावती अंदर आए, उनके चेहरे पर एक भयानक गुस्सा था। उठ कलमुही, उठ अभी, बहुत बड़े बड़े मज़े लिए हैं तूने इस घर में, अब हिसाब का वक्त आ गया है। रूपा अचंभित होकर उठ बैठी। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ माँ जी? कमलावती ने तेजी से कहा, तूने ही तो हमारे घर का सत्यानाश कर दिया। जब से तू इस घर में आई है, एक एक करके सब कुछ बर्बाद होता गया। आज बैंक वाले हमारे घर पर ताला लगा गए, हमारी दुकानें छीन ली, हमारी कोठी अब हमारी नहीं रही, सब कुछ चला गया, सब कुछ। कमलावती चीख चीख कर रोने लगी। रूपा हैरान रह गई, लेकिन माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो कुछ नहीं किया। कमलावती ने रूपा का हाथ जोर से पकड़ा, तूने सब किया, तेरे पाँव कुलक्षणी हैं, तेरे आते ही हमारा सब कुछ चला गया। अब तू 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहेगी, निकल जा यहाँ से, अभी निकल जा। रूपा के पाँव से ज़मीन खिसक गई। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? कहाँ जाऊँ मैं इस वक्त? जहन्नुम में जा, जहाँ तेरा मन करे जा, लेकिन एक पल भी इस घर में अब तेरी जगह नहीं है। चल उठ, अपना सामान बांध। रूपा ने रोते हुए कहा, विकास जी कहाँ हैं? उनसे बात कीजिए, वो तो मेरे पति हैं। विकास? कमलावती जोर से हंसी। विकास तो कब का अपनी एक पुरानी प्रेमिका के पास भाग गया है, उसकी असली पत्नी तो वही है। तू तो बस मेरी जिद थी जो मैंने ज़बरदस्ती शादी करवा दी।
अब जा, निकल यहाँ से। रूपा को जैसे लाख वोल्ट का करंट लगा। विकास, जिसको वो पति मानती थी, जिसके लिए वो हर रात इंतजार करती थी, जिसके लिए तीज का व्रत रखती थी, वो किसी और का था। रूपा वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसके आंसू बहना बंद हो गए, जैसे शरीर में पानी ही खत्म हो गया हो। कमलावती ने रूपा को बाहर निकालने के लिए धकेला। उठ, जा यहाँ से, चल उठ। रूपा ने अपना एक छोटा सा बैग उठाया, चंद कपड़े डाले, अपना मंगलसूत्र निकालकर वहीं ज़मीन पर फेंक दिया। रख ले माँ जी, इसकी अब कोई कीमत नहीं। जिसने मुझे पत्नी ही नहीं माना, उसके दिए सिंदूर का क्या मतलब। कमलावती ने रूपा को कोठी के बाहर धक्का दिया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। रूपा भीगी हुई, अकेली, आधी रात को एक अनजान शहर में खड़ी थी। न घर, न ठिकाना, न कोई अपना। रूपा बारिश में चलती रही घंटों तक। न उसको पता था कहाँ जा रही है, न उसको पता था अब क्या करना है। एक मंदिर के बरामदे में जाकर वो बैठ गई। ठंड से काँप रही थी, भूख से बेहाल थी, आंखें सूज गई थी। मंदिर के पुजारी ने उसको देखा, आकर पूछा, बेटी इतनी रात गए, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो, क्या हुआ। रूपा ने सिर्फ सिर हिलाया, बोलने की हिम्मत नहीं थी। पुजारी ने अंदर से एक चादर ली और रूपा के ऊपर डाल दी। बेटी यहाँ बैठ जाओ, सुबह तक रुक जाओ, फिर जहाँ जाना हो वहाँ चली जाना। रूपा वहीं चादर ओढ़कर बैठी रही रात भर, और सुबह जब सूरज उगा तब रूपा ने एक बस पकड़ी अपने मायके की तरफ। बस में बैठी रूपा सोच रही थी, किस मुंह से जाऊंगी बाबूजी के सामने, जिनकी बात मैंने नहीं मानी, जिनको मैंने झुठलाया। आज वहीं उनके पास जा रही हूँ, रोने बिलखने। क्या वो मुझे माफ़ करेंगे। दोस्तों, बस अपनी रफ्तार से चल रही थी। खिड़की के बाहर हरे भरे खेत भागते जा रहे थे। पीपल के पुराने पेड़, नीम के झुरमुट, धान की हरी भरी फसलें, लेकिन रूपा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें खिड़की के बाहर थीं, लेकिन नज़र कहीं और थी, बहुत दूर, अपने ही अतीत में। उसको याद आ रहा था वो दिन जब वो दुल्हन बनकर इस गांव से निकली थी। बाबूजी ने रोते रोते उसे विदा किया था। मीरा दीदी ने अपने आंसू पीकर उसे गले लगाया था। गांव की औरतों ने आरती उतारी थी, चावल फेंके थे, सब कह रहे थे, रूपा तेरी किस्मत खुल गई बेटी, इतने बड़े घर की बहू बन गई तू। और आज वही रूपा अपने उसी गांव वापस जा रही थी, लेकिन डोली में नहीं, बस की एक कोने वाली सीट पर, बिना मांग के, सिंदूर के, बिना मंगलसूत्र के, बिना किसी की होकर। रूपा की आंखों से एक आंसू गिरा, जो उसकी साड़ी पर एक काला धब्बा बन गया। भगवान, रूपा मन ही मन बुदबुदाए, तूने मुझे ये सज़ा क्यों दी। क्या मैं इतनी बुरी थी, क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा था। लेकिन फिर उसको एक एक करके वो सारी बातें याद आने लगी जो उसने अपनी ज़िंदगी में की थी। बचपन में दीदी से उसका फ़्रॉक छीन लेना, दीदी पर हंसना, दीदी को नीचा दिखाना, तीज पर दीदी पर ताने मारना, बाबूजी का दिल दुखाना, अपनी छोटी बहन होने के नाते जो प्यार दीदी ने दिया उसे ठुकराना। शायद ये सब मेरे ही कर्मों की सज़ा है। रूपा ने अपनी आंखें बंद कर ली। बस गांव के अड्डे पर रुकी। रूपा बस से उतरी। उसके पैर बिल्कुल कांप रहे थे। एक छोटा सा बैग उसके हाथ में था, जिसमें बस 2 साड़ियाँ थीं और कुछ छोटे मोटे सामान। गांव का अड्डा वही पुराना था, वही चाय की दुकान, वही नीम का पेड़, वही पंडित जी की पंसारी। लेकिन रूपा को सब कुछ बेगाना सा लग रहा था। रास्ते में जब वो चलने लगी तो गांव वाले उसे देखने लगे, एक दूसरे को इशारे करने लगे। अरे ये रूपा है क्या, वही मास्टर हरि प्रसाद की छोटी बेटी। लग तो वही रही है, लेकिन ये अकेली कैसे आ रही है, वो भी इस हाल में। देख देख, न सिंदूर है न मंगलसूत्र, क्या हुआ इसके साथ। अरे राम राम, इतनी जल्दी ससुराल छूट गया। रूपा को ये सब फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। हर शब्द जैसे उसके सीने में चुभ रहा था, लेकिन उसने सिर नीचा करके चलना जारी रखा। घर आ गया, वही पुराना दरवाज़ा जिस पर तुलसी का पौधा रखा था, दीवार पर पीली पुती हुई, आंगन में बाबूजी की वही आराम कुर्सी। रूपा ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है भाई, रुको, मैं आ रहा हूँ। बाबूजी का जाना पहचाना धीमा कदम। रूपा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। दरवाज़ा खुला। बाबूजी ने सामने रूपा को देखा। एक पल को जैसे उनको यकीन ही नहीं हुआ कि सामने उनकी बेटी खड़ी है।
इस हाल में रूपा की आंखें भर आई। बाबूजी। और फिर रूपा अपने आप को रोक नहीं सकी। वो ज़ोर से रोने लगी, अपने बाबूजी के पैरों में गिर पड़ी। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी एक बात नहीं मानी। आपने मुझे रोका था, आपने मुझे समझाया था, लेकिन मैं अंधी हो गई थी पैसों के पीछे, चकाचौंध के पीछे। आज मुझे सब समझ आ गया बाबूजी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। बाबूजी ने तुरंत झुककर रूपा को उठाया, अपने सीने से लगा लिया। नहीं बेटी, ऐसा मत बोल, मेरे पैर मत छू, तू मेरी बेटी है, मेरी अपनी बेटी घर वापस आ गई है, ये बहुत बड़ी बात है। बाबूजी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मेरी बच्ची, जो हुआ सो हुआ, अब तू घर पर है, अपने बाप के पास, अब तेरी कोई चिंता नहीं। आ अंदर आ, तू कितनी थकी हुई लग रही है। बाबूजी रूपा को अंदर ले आए, अपनी आराम कुर्सी पर बिठाया, पानी लाकर दिया और रूपा का सिर अपनी गोद में रख लिया। रो ले बेटी, जितना रोना है रो ले, आज मेरी गोद में सिर रखकर रो ले, जैसे बचपन में रोती थी जब तुझे जख्म लगता था, जब तू माँ को याद करती थी। आज भी रो ले बेटी, कोई कुछ नहीं कहेगा। रूपा बच्चों की तरह रोई घंटों तक। बाबूजी उसके सिर पर हाथ फेरते रहे, चुपचाप, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, क्योंकि बाबूजी जानते थे इस वक्त बेटी को सवाल नहीं, खामोश सहारा चाहिए। शाम तक मीरा को खबर पहुंच गई दोस्तों। अर्जुन ने जैसे ही सुना, उसने तुरंत बैलगाड़ी जुतवाई। मीरा, जल्दी कर, रूपा को हमारी ज़रूरत है, अभी इसी वक्त चलते हैं। मीरा का दिल बैठ गया था जब पड़ोस के एक आदमी ने खबर दी थी कि रूपा अकेली घर आई है, बहुत बुरे हाल में है। मीरा ने आंखों में आंसू भरकर सिर्फ इतना ही कहा था, हे भगवान, मेरी बहन को संभालना। अब रास्ते में जाते वक्त मीरा बैलगाड़ी में बैठी हुई थी, उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। अर्जुन ने मीरा का हाथ पकड़ा, मीरा, अपने आप को संभाल, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो रूपा को तेरी मजबूती चाहिए होगी, तू कमज़ोर पड़ी तो वो और कमज़ोर हो जाएगी। मीरा ने अपने आंसू पोंछे। हाँ अर्जुन जी, आप सही कह रहे हैं, मेरी बहन को मेरी ज़रूरत है, मैं रोऊंगी नहीं, मैं उसकी ताकत बनूंगी। जब बैलगाड़ी मायके के दरवाजे पर रुकी, मीरा अंदर भागी। रूपा बाबूजी की कुर्सी के सामने ज़मीन पर बैठी थी, घुटनों में सिर देकर। मीरा ने रूपा को देखा और उसके मुंह से एक चीख निकल गई, रूपा ने सिर उठाया। दोनों बहनें कुछ पल एक दूसरे को देखती रही, बिना कुछ बोले, और फिर रूपा उठकर भागी, मीरा के सीने से जा लगी। दीदी, दीदी, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया दीदी, मैंने तेरा हर पल अपमान किया, तेरी खुशियों पर हंसी, तेरी मेहनत पर मजाक उड़ाया। दीदी, मैं बहुत बुरी बहन हूँ, बहुत बुरी। मीरा ने रूपा को अपने सीने से लगा लिया, अपनी छोटी बहन को, और रूपा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, चुप कर पगली, चुप कर, तू मेरी छोटी बहन है रूपा, ज़िंदगी भर तू मेरी छोटी बहन ही रहेगी। जब तू पैदा हुई थी ना, तो माँ ने तुझे मेरी गोद में दिया था और कहा था, मेरा बेटा, ये तेरी छोटी बहन है, इसकी देखभाल तेरी जिम्मेदारी है। मैं माँ से किया वादा कैसे तोड़ सकती हूँ। रूपा, चाहे तू कुछ भी कर ले, तू मेरी बहन है और मैं तेरी दीदी हूँ। जिंदगी के आखिरी सांस तक रूपा बिलख बिलख कर रोई। अर्जुन ने भी अंदर आकर सब देखा, उसकी आंखें भी भर आई। उसने झुककर रूपा का सिर सहलाया। रूपा बहन, रो मत, अब हम सब हैं ना तेरे साथ, जो हुआ सो हुआ, अब तू अकेली नहीं है, ये तेरा घर है और हम तेरे अपने हैं। रूपा ने अर्जुन को भी देखा, उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, जीजा जी, आप कितने अच्छे हैं, जो मैंने आपके लिए कहा था, जो मजाक उड़ाया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। अर्जुन हंसा, अरे पगली, बहन कभी माफ़ी मांगती है क्या जीजा से? चल अब रोना बंद कर, दीदी की हालत देख, वो रो रही है तेरे लिए। रात को सब लोग खाने पर बैठे, लेकिन किसी से कुछ खाया नहीं गया। बाबूजी ने रूपा से धीरे से पूछा, बेटा क्या हुआ था आखिर, तू मुझे पूरी बात बता। रूपा ने कांपती आवाज़ में सब कुछ बताया, एक एक बात, विकास का उसे रात भर ना मिलना, माँ जी के ताने, अपने गहने तक उसके हाथ से निकाल लिए जाना, कारोबार का डूबना, कर्जदारों का आना, और फिर वो आखिरी रात जब विकास के एक प्रेमिका के पास भागने का राज खुला और कमलावती ने धक्के देकर उसे बारिश में निकाल दिया।
मीरा सुनती रही। उसके हाथ कांप रहे थे। एक बार उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। बाबूजी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मेरी बच्ची, बाबूजी ने धीरे से कहा, तूने इतना कुछ सहा और मुझे कभी बताया नहीं। कोई बेटी अपने बाप से ये सब छुपाती है क्या? रूपा ने सिर झुकाया। बाबूजी, मैंने सोचा था आप परेशान होंगे और मेरे घमंड ने भी मुझे रोका था। मैं कैसे आपसे कहती कि वो ज़िंदगी जिसके लिए मैंने आपकी हर बात ठुकराई थी, वो ज़िंदगी मुझे रोज़ मार रही थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। रूपा बहन, एक बात सुन, आज जो हुआ सो हुआ, लेकिन कल के बारे में सोच। क्या तू बस यहाँ बैठ कर रोएगी? क्या तू जिंदगी भर अपने अतीत का बोझ ढोएगी या तू कुछ करेगी? रूपा ने जीजा जी की तरफ देखा। लेकिन जीजा जी, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा, ना हुनर, ना कोई पहचान। अर्जुन मुस्कुराया। बहन, जिसने इतना कुछ सह लिया, जो बारिश में रात भर मंदिर के बरामदे में बैठी रही, जो अपने अपमान को अपने अंदर पीकर भी जिंदा है, जो किसी से कम नहीं है, तेरी सबसे बड़ी ताकत तू खुद है रूपा। बस तुझे अपने आप पर भरोसा करना होगा। मीरा ने आगे कहा, और रूपा, एक बात याद रख, तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। जब तक हम साथ हैं, दुनिया की कोई ताकत तुझे झुका नहीं सकती। रूपा ने पहली बार पूरी रात के बाद थोड़ी सी मुस्कान दिखाई। दीदी, जीजा जी, आप लोगों ने मुझे ज़िंदगी दे दी। अगले कुछ दिन रूपा बस आराम करती रही, खाती पीती रही, घर के काम में थोड़ा हाथ बटाती। बाबूजी ने उसे कोई काम करने नहीं दिया। बेटा, अभी तू बस आराम कर, तेरा शरीर थका हुआ है, मन थका हुआ है। मीरा हर रोज़ अपने ससुराल से आती, रूपा के पास बैठती, उसके साथ बातें करती, पुरानी यादें ताज़ा करती। मीरा का साथ रूपा के जख्मों पर मरहम था। लेकिन एक दिन रूपा ने मीरा से कहा, दीदी, मुझे अब कुछ करना है। मैं इस तरह बाबूजी के सिर पर बोझ नहीं बन सकती। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। मीरा ने रूपा का हाथ पकड़ा। ये सुनकर बहुत खुशी हुई रूपा। चल, आज शाम को मैं अर्जुन जी से बात करती हूँ, देखती हूँ हम क्या कर सकते हैं। उसी शाम जब अर्जुन घर आया तो मीरा ने उसे रूपा की बात बताई। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मीरा, एक काम है। हमारी सब्जी की दुकान अब बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन शहर के बाज़ार में सिर्फ कच्ची सब्जियां बेचने से ज़्यादा कमाई नहीं हो सकती। अगर हम सब्जी के साथ साथ अचार, पापड़ और घर पर बने मसाले भी बेचें तो ये ज़्यादा फ़ायदे का धंधा है। मीरा की आंखें चमक उठी। ये बहुत अच्छा आइडिया है अर्जुन जी, और इसमें रूपा भी हमारी मदद कर सकती है। अचार बनाना, पापड़ बेलना, ये सब वो आराम से कर सकती हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, और हम तीनों मिलकर ये काम करेंगे। देखना, हमारा घर इतनी जल्दी आगे बढ़ेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। अगले दिन ये बात रूपा को बताई गई। रूपा की आंखें भर आई। दीदी, जीजा जी, मेरे लिए इतना सब, आप मुझे अपने काम में हिस्सेदार बना रहे हैं। अर्जुन हंसा। हिस्सेदार नहीं रूपा बहन, तू तो अपनी है। जो अपनों के बीच होता है वो हिस्सेदारी नहीं, अपनापन होता है। रूपा ने जीजा जी के पैर छुए। जीजा जी, ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं भी जी जान से मेहनत करूंगी। आप देखना। अगले ही दिन से काम शुरू हो गया। दोस्तों, रूपा बाबूजी के घर से अपना सामान बांधकर मीरा के घर शिफ्ट हो गई, क्योंकि वहाँ काम करना आसान था। कौशल्या देवी ने रूपा का स्वागत किया। आ बेटी, ये घर तेरा है, जब तक चाहे रह। हम तेरी बड़ी बहन के घर वाले हैं, मतलब तेरा भी अपना ही घर है। राम स्वरूप जी ने रूपा के सिर पर हाथ रखा। बेटी, मेरी कोई बेटी नहीं है, मीरा को बेटी मान कर लाया था। अब तू भी मेरी दूसरी बेटी है। इस घर में तुझे कभी पराया नहीं समझा जाएगा। रूपा को रोना आ गया। जो ससुराल उसके मायके से 5 गुना अमीर मिला था, वहाँ उसे एक पल भी अपना नहीं समझा गया, और यहाँ इस छोटे से घर में बिना किसी खून के रिश्ते के उसे बेटी का दर्जा मिल रहा था। दीदी सच कहती थी। रूपा ने मन ही मन सोचा, रिश्ते पैसों से नहीं बनते, दिल से बनते हैं। काम शुरू हुआ। रूपा ने पहले दिन से ही खुद को झोंक दिया। सुबह 4 बजे उठती, मीरा के साथ चूल्हा जलाती, दूध दोहती, रसोई के काम निपटाती, फिर अचार बनाने में जुट जाती। रूपा को आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्ची का अचार, सबकी रेसिपी मीरा ने सिखाई, जो माँ ने बचपन में मीरा को सिखाई थी। रूपा
मीरा ने एक दिन कहा, माँ कहती थी, बेटी अचार में नमक और तेल का सही नाप ही उसकी जान है। ज़्यादा नमक डालोगी तो कड़वा हो जाएगा, कम डालोगी तो खराब हो जाएगा, बिल्कुल जिंदगी की तरह। रूपा ने मीरा की आंखों में देखा। दीदी, माँ की कितनी बातें तुझे याद हैं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं, मैं छोटी थी ना। मीरा ने रूपा को गले लगा लिया। अब मैं तुझे सब बताऊंगी रूपा, माँ की एक एक बात। पहले हफ्ते में रूपा के हाथ अचार के मसालों से लाल हो गए, मिर्ची के तेल से जलन होती थी, लेकिन रूपा ने एक बार भी शिकायत नहीं की। पहले महीने में सिर्फ 20 किलो अचार बना। अर्जुन ने उसे बाजार में अपनी सब्जी की दुकान के पास रखा। छोटी छोटी शीशियों में 50 रुपए की एक शीशी। पहले हफ्ते में 15 शीशियाँ बिकी, लेकिन उन 15 ग्राहकों ने वापस आकर बोला, भाई साहब ये अचार कमाल का है, अब के बार और देना, और साथ में हमारे रिश्तेदारों के लिए भी देना। अर्जुन खुश होकर घर आया। मीरा, रूपा, देखो ये अचार लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, अब हमें मात्रा बढ़ानी होगी। रूपा की आंखें चमक उठी। ये उसकी ज़िंदगी की पहली कमाई थी, पहली अपनी कमाई, जो किसी की दया से नहीं, अपनी मेहनत से कमाई थी। रूपा ने वो शाम बहुत खुश होकर बिताए। रात को जब वो सोने जा रही थी तो उसने मीरा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा। दीदी, आज पहली बार मुझे लगा कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी कोई कीमत है इस दुनिया में। ये सब तेरी वजह से है दीदी। मीरा ने रूपा का हाथ चूमा। नहीं रूपा, ये तेरी खुद की वजह से है। तूने अपने आप को ख़त्म नहीं होने दिया, तू उठी, तू लड़ी, तूने अपने आप को साबित किया। ये तेरी जीत है मेरी छोटी बहन। 3 महीने बीत गए दोस्तों। रूपा के अचार की मांग इतनी बढ़ गई कि अर्जुन को 2 लोगों को और रखना पड़ा काम पर। मीरा ने पापड़ बनाने का काम शुरू किया। मूंग के पापड़, उड़द के पापड़, आलू के पापड़, ये भी बाजार में हाथों हाथ बिकने लगे। रूपा ने एक दिन कहा, जीजा जी क्यों ना हम इन सब को एक ब्रांड का नाम दें, ताकि लोग पहचान सके कि ये किसका सामान है। अर्जुन खुश हुआ। ये बहुत अच्छी सोच है, क्या नाम रखें? रूपा कुछ सोचती रही, फिर बोली, 2 बहनें, 2 बहनों के अचार और पापड़, क्योंकि ये 2 बहनों की मेहनत से बना है, जिनकी कहानी अब एक हो गई है। मीरा की आंखें भर आई। रूपा, ये नाम बिल्कुल सही है। अर्जुन ने तुरंत बाजार जाकर एक बोर्ड बनवाया, 2 बहनों के अचार और पापड़, और अपनी दुकान के बाहर लगा दिया। लोग रुक रुक कर पढ़ते, अरे ये देखो 2 बहनों का बहुत प्यारा नाम है, और ग्राहक और भी बढ़ने लगे। 6 महीने बाद अर्जुन, मीरा और रूपा ने मिलकर शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली, 2 बहनें के नाम से, जहां सिर्फ घर के बने अचार, पापड़, मसाले मिलते थे। दुकान चल पड़ी। 1 साल में रूपा, मीरा और अर्जुन ने इतना कमा लिया कि बैंक में थोड़ी बचत भी हो गई। और एक दिन अर्जुन ने एक बड़ा फैसला सुनाया, मीरा, रूपा, अब हम सिर्फ छोटी दुकान तक नहीं रुकेंगे, हम अपना एक रेस्टोरेंट खोलेंगे, जहां घर का बना खाना मिलेगा, बिल्कुल माँ के हाथ का सा स्वाद, जो आज के ज़माने में लोगों को कम मिलता है। मीरा और रूपा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। रूपा ने कहा, जीजा जी ये सपना तो मेरा भी था, और देखिए ये सब रास्ता खुद बनता जा रहा है। एक रात रूपा अपने कमरे में बैठी थी, खिड़की से बाहर चांद देख रही थी। अचानक उसके मन में ख्याल आया, क्या मुझे विकास से दोबारा संपर्क करना चाहिए? क्या मुझे उसे कुछ बताना चाहिए? लेकिन फिर रूपा ने अपना सिर झटक दिया, नहीं, जिस इंसान ने मुझे एक रात अकेला छोड़ दिया, बारिश में बाहर निकाल दिया, जिसने अपनी प्रेमिका के लिए मुझे फेंक दिया, उस इंसान के बारे में अब सोचने की भी ज़रूरत नहीं। रूपा ने अपने आप से एक वादा किया, अब मैं किसी पुरुष के सहारे नहीं जीऊँगी, अब मैं अपने सहारे जीऊँगी। अगर भगवान ने चाहा तो किसी दिन कोई अच्छा इंसान मिले तो शायद नई शुरुआत कर लूँ, लेकिन अब मेरा सबसे बड़ा रिश्ता मेरे खुद से है, मेरे काम से है, अपनी बहन से है। रूपा ने एक गहरी सांस ली और सो गई। बहुत दिनों बाद एक सुकून भरी नींद। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी के खेल ऐसे ही नहीं चलते। रूपा को अभी एक और इम्तिहान देना था। एक दिन बाजार में रूपा अपनी दुकान पर खड़ी थी, एक ग्राहक से बात कर रही थी। तभी एक आवाज़ आई पीछे से, रूपा। रूपा ने पीछे मुड़कर देखा और एक पल को उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। सामने विकास खड़ा था, लेकिन ये वो विकास नहीं था जो उसे याद था। आज विकास का चेहरा उतरा हुआ था,
बाल बिखरे हुए, आंखों में नींद के घेरे, कपड़े सादे और मैले। विकास ने रूपा को देखा और उसकी आंखें भर आई। रूपा, रूपा, मुझे माफ़ कर दे। रूपा कुछ पल चुप रही, फिर उसने एक सख्त आवाज़ में कहा, दुकान पर बात नहीं करूँगी, ग्राहक हैं। अगर कुछ ज़रूरी बात है तो शाम को 7 बजे इसी बाज़ार के पीछे जो मंदिर है वहाँ आ जाना, 10 मिनट बात होगी बस। रूपा फिर ग्राहक की तरफ मुड़ गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। विकास खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे चला गया। रूपा ने अपने आप को संभाला, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, दिल बेचैन था, एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ था अंदर। दोस्तों, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, आसमान पर लाली छा गई थी, बाजार की दुकानें एक एक करके बंद हो रही थी। रूपा ने अपनी दुकान पर ताला लगाया, चाबी अपने पर्स में रखी और मीरा से कहा, दीदी मैं थोड़ी देर मंदिर तक हो आती हूँ, आप जीजा जी के साथ घर निकल जाइए, मैं बाद में आ जाऊँगी। मीरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ रूपा को देखा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। रूपा, सब ठीक तो है? तेरा चेहरा सुबह से उतरा हुआ है। रूपा ने एक गहरी सांस ली। दीदी, आज विकास आया था दुकान पर। मीरा का चेहरा सख्त हो गया। वो कमीना यहाँ आया था तुझसे मिलने। तू अकेली मत जा रूपा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। रूपा ने मीरा का हाथ पकड़ा। दीदी नहीं, मुझे अकेले जाना है। आज जो भी कहना है उसे मैं अकेले कहूँगी, क्योंकि ये मेरी लड़ाई है। अब मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि उसके सामने टूट जाऊँ। मेरी बहन, मुझ पर भरोसा रख। मीरा ने रूपा की आंखों में देखा। ये वो रूपा थी जो 6 महीने पहले बारिश में कांपती हुई इस गांव में आई थी, बिखरी हुई, टूटी हुई, जिंदगी से हारी हुई। और आज की रूपा अलग थी। रूपा की आंखों में अब डर नहीं था, अब आत्मसम्मान था, अब एक चमक थी, एक ऐसी मजबूती थी जो उसकी अपनी कमाई हुई थी। मीरा ने रूपा का गाल थपथपाया। जा रूपा, जा मेरी बहन, आज तू बात कर, जो दिल में है सब कह दे। और एक बात याद रख, तू अकेली नहीं है। जब तू वहाँ खड़ी होगी तो हम सब तेरे पीछे खड़े होंगे, चाहे दिख ना रहे हों। रूपा ने मीरा को गले लगाया और मंदिर की तरफ चल पड़ी। मंदिर बाजार के पीछे था दोस्तों, एक छोटा सा शिव मंदिर जिसमें एक पीपल का पुराना पेड़ था और पेड़ के नीचे संगमरमर का एक छोटा सा चबूतरा। रूपा वहाँ पहुँची, चबूतरे पर बैठ गई। मंदिर की घंटियाँ शाम की आरती की आवाज़ें दे रही थी। धूप की महक हवा में फैली थी। पीपल के पत्ते हल्की हवा से सरसरा रहे थे। रूपा ने एक बार अपनी आंखें बंद की। हे महादेव, आज मुझे शक्ति देना, आज मुझे शब्द देना, जो मैं कहना चाहती हूँ वो सब कह पाऊँ, बिना डरे, बिना झिझके, बिना रोए। जब रूपा ने आंखें खोली तो विकास सामने खड़ा था। विकास के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुकाया था जैसे कोई मुजरिम कानून के सामने खड़ा हो। रूपा ने हाथ के इशारे से उसे चबूतरे के दूसरे कोने पर बैठने के लिए कहा। करीब नहीं, दूर। विकास बैठ गया। एक लंबी खामोशी छाई रही। फिर विकास ने धीरे से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ में दर्द था, पछतावा था। रूपा, मैं जानता हूँ मेरे पास तुझसे कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैंने तेरे साथ जो किया वो माफ़ी के लायक भी नहीं है, लेकिन रूपा, मैं तुझसे बस ये कहने आया हूँ कि मेरी आंखें खुल गई हैं, बहुत देर से, लेकिन खुल गई हैं। रूपा चुप रही, बस सुनती रही। विकास ने आगे कहा, वो जो मेरी प्रेमिका थी नीलिमा, जिसके पीछे मैं भागा था, जिसके लिए मैंने तुझे ठुकराया था। रूपा, उसने मुझे धोखा दिया। मैं उसके लिए घर छोड़कर भाग गया, माँ बाप छोड़कर, तुझे छोड़कर। जब मेरे पास पैसा था तो वो मेरे साथ थी। जैसे ही माँ बाप का सब कुछ चला गया, जैसे ही मैं खाली हो गया, उसने मुझे दूसरे आदमी के लिए छोड़ दिया। रूपा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस वो शांति से सुन रही थी। विकास की आवाज़ टूटने लगी। रूपा, मेरी माँ अब बहुत बीमार है, बिस्तर पर है। पिताजी का दिल का दौरा पड़ गया था, अब वो भी कमज़ोर हो गए हैं। हमारी कोठी बिक गई, दुकानें बिक गई। अब हम एक किराए के 2 कमरे के मकान में रहते हैं। माँ रोज़ रोती है, रूपा को ले आ बेटा, रूपा को ले आ। मैंने उस देवी जैसी बच्ची के साथ बहुत बुरा किया। अगर मरने से पहले उससे माफ़ी ना मांगी तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। रूपा, माँ तुझे माँ कहती है अब।
मुझे चलकर तेरे पास भेजा है उन्होंने। बस एक बार चलकर माँ से मिल ले। विकास की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो लगभग गिड़गिड़ा रहा था। रूपा कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ शांत थी, पर हर शब्द पत्थर की तरह भारी। विकास, एक बात बता, जब उस रात तेरी माँ ने मुझे बारिश में धक्के मारकर बाहर निकाला था, जब मैं रात भर मंदिर के बरामदे में कांपती रही थी, जब मैंने पूरी रात एक एक मिनट गिन गिन कर काटी थी, क्या तू पूछने आया था कि मेरी हालत क्या है? क्या तेरी माँ ने एक बार भी सोचा था कि मैं जिंदा हूँ भी या नहीं? विकास ने सिर नीचा किया। जवाब नहीं था उसके पास। रूपा ने आगे कहा, नहीं विकास, किसी ने नहीं पूछा, न तेरी माँ ने, न तेरे पिताजी ने, न तूने। तुम सब अपनी ज़िंदगी जीते रहे, अपनी दुकानों के पीछे, अपनी कोठियों के पीछे, अपनी प्रेमिकाओं के पीछे, और मैं एक मरी हुई इंसान की तरह तुम्हारे घर से निकाल दी गई। रूपा का गला रूंध गया, लेकिन वो नहीं रुकी। और आज जब तुम्हारी कोठियाँ चली गई, दुकानें चली गई, पैसा चला गया, प्रेमिका चली गई, अब तुम्हें रूपा याद आ रही है। अब तुम्हारी माँ को मेरी जगह माँ का दर्जा देना है। क्यों विकास? क्योंकि अब तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारी सेवा करे, जो तुम्हारी बीमार माँ का ख्याल रखे, जो तुम्हारे कमज़ोर बाप के साथ खड़ी हो। विकास हिल गया। नहीं रूपा, ऐसा नहीं है। माँ सच में पछता रही है। माँ को सच में अपनी गलती का एहसास है। रूपा ने एक तीखी मुस्कान दी। विकास, तेरी माँ को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। तेरी माँ को अपनी गलती की सज़ा का एहसास हुआ है। जब इंसान को धक्का लगता है तब वो भगवान को याद करता है। जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है तब वो रिश्ते जोड़ता है। अगर तेरी कोठी आज भी खड़ी होती, अगर विकास तू आज भी अमीर होता, क्या तेरी माँ मुझे माँ कहती? क्या तू मेरे पास माफ़ी मांगने आता? सच बता विकास, एक बार सच बोल कर देख। विकास के पास कोई जवाब नहीं था। रूपा ने आगे कहा, विकास, एक बात और सुन, मैं तेरी माँ से माफ़ी की भीख मांगने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी। जिसकी गलती थी वो आज भुगत रहा है। ये भगवान का इंसाफ है विकास, ये मेरा इंसाफ नहीं है। मेरा इंसाफ तो ये है कि मैं आज भी ज़िंदा हूँ, और ना सिर्फ ज़िंदा हूँ बल्कि अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, इज्जत से, मेहनत से, अपने पैसों से। ये मेरा इंसाफ है। विकास ने आखिरी कोशिश की। रूपा, एक मौका दे दे मुझे, बस एक मौका। मैं वादा करता हूँ अब तुझे रानी की तरह रखूँगा। मैं माँ को भी बदल दूँगा। बस तू वापस चल मेरे साथ। रूपा हंसी, एक धीमी सी दर्द भरी हंसी। विकास, तू अब भी नहीं समझा। मुझे रानी बनकर नहीं रहना, मुझे इंसान बनकर रहना है। मैं रानी थी, तेरे घर में आराम मिलता था, नौकर थे, बड़ी कोठी थी, लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं थी, मेरी कोई पहचान नहीं थी। आज मैं अपनी छोटी सी दुकान में बैठती हूँ, अपने हाथों से अचार बनाती हूँ, थक जाती हूँ, लेकिन रात को सुकून से सोती हूँ, क्योंकि मैं अपनी हूँ, अब किसी और की नहीं। रूपा खड़ी हो गई। विकास, जा अपनी माँ से कह देना रूपा माफ़ कर देती है उनको, क्योंकि माफ़ी रखने से मेरा बोझ कम होगा, लेकिन वापस आने का अब कोई रास्ता नहीं। जो रास्ता एक बार तोड़ा जाता है वो जुड़ता ज़रूर है, पर वो धागे फिर वैसे नहीं रहते, उनमें गांठें पड़ जाती हैं, और गांठ वाले धागे को मैं फिर से अपने आंचल में बांधना नहीं चाहती। विकास ने आखिरी बार रूपा की तरफ देखा, एक ऐसी निगाह से जैसे वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती को महसूस कर रहा हो। रूपा, तू अब बहुत बदल गई है। रूपा मुस्कुराए। हाँ विकास, मैं बदल गई हूँ, क्योंकि टूटने के बाद जो जुड़ता है वो पहले जैसा नहीं होता, और मैं खुश हूँ कि मैं बदल गई, क्योंकि अब मेरी जिस रूपा से मुलाकात हुई है वो मुझे बहुत पसंद है। रूपा ने मंदिर की तरफ हाथ जोड़े, महादेव को प्रणाम किया और बिना पीछे मुड़े मंदिर से बाहर निकल गई। विकास वहीं खड़ा रहा बहुत देर तक, जब तक अंधेरा नहीं हो गया। जब रूपा घर पहुंची तो मीरा और अर्जुन उसका इंतजार कर रहे थे, चेहरे पर चिंता। रूपा को देखते ही मीरा भाग कर आई। रूपा, क्या हुआ, सब ठीक हैं? रूपा ने मीरा को गले लगा लिया, एक लंबी सांस ली और बोली, दीदी, आज एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया मेरे सीने से। आज मैंने अपने अतीत को आखिरी विदाई दे दी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तो आज जश्न मनाएंगे माँ जी, आज खास खाना बनेगा हमारी रूपा बहन के लिए। कौशल्या देवी हंसी,
हाँ हाँ बेटा, आज तो लड्डू बनाने पड़ेंगे, खीर भी, क्योंकि आज हमारी बेटी ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। आज वो खुद से जीती है। उस रात पूरे घर में जश्न था। दोस्तों, अब आगे की कहानी सुनिए, क्योंकि ज़िंदगी कभी खाली नहीं रहती। जब आप एक दरवाज़ा बंद करते हैं, भगवान खुद दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। रूपा ने विकास के बारे में सोचना बंद कर दिया था। अब उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, अपना काम, अपनी बहन, अपना घर। एक दिन उनके रेस्टोरेंट में एक नया ग्राहक आया दोस्तों। नाम था अनिकेत। उम्र 35 साल, कद लंबा, चेहरा सादा लेकिन तेजवान, आंखों पर चश्मा और एक ऐसी मुस्कान जो बहुत सुकून भरी थी। अनिकेत शहर के एक प्राइमरी स्कूल में मास्टर था। ज़्यादा कमाई तो नहीं थी, लेकिन खुद की मेहनत और ईमानदारी थी। अनिकेत की पत्नी 5 साल पहले गुजर चुकी थी किसी बीमारी से। एक बेटी थी उसकी, 8 साल की रिया, जो उसकी जान थी। पहले दिन जब अनिकेत रेस्टोरेंट में आया तो उसने खाना खाया। खाना खाते खाते उसने कहा, माफ़ कीजिएगा, ये खाना किसने बनाया है? बिल्कुल मेरी माँ के हाथ का सा स्वाद है। बहुत सालों बाद ऐसा खाना खाया है। रूपा काउंटर पर बैठी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी मेरी बहन ने बनाया है। आपको पसंद आया तो हमारी मेहनत सफल। अनिकेत ने रूपा को देखा एक पल के लिए, फिर तुरंत नज़र हटाई, जैसे शर्मिंदा हो किसी अनजान महिला को देखने में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रोज़ आऊँगा, अपनी बेटी को भी लाऊँगा, उसे भी ये स्वाद पसंद आएगा। रूपा ने सिर हिलाया, ज़रूर ज़रूर लाइए। अगले दिन अनिकेत अपनी बेटी रिया को लेकर आया। रिया एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी। 2 चोटियाँ, आँखों में बड़ी बड़ी पलकें और एक ऐसी मुस्कान जो किसी का भी दिल पिघला दे। रिया ने खाना खाया। खाते खाते रूपा के पास आई और बोली, आंटी खाना बहुत अच्छा है, क्या मैं कल फिर आऊँगी? रूपा ने बच्ची को देखा। न जाने क्यों उसकी आंखें भर आई। हाँ बेटा, ज़रूर आना, रोज़ आना, मैं तेरे लिए कुछ खास भी बनवा दूँगी। रिया खुश होकर रूपा से लिपट गई। अनिकेत ये देखकर मुस्कुराया। रिया, अब आंटी को परेशान मत कर, चल बेटा घर चलें। जाते वक्त अनिकेत ने रूपा को एक हल्की सी नमस्ते की। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। रूपा ने भी हाथ जोड़े। इसके बाद अनिकेत और रिया लगभग रोज़ ही आने लगे, कभी खाना खाने, कभी पार्सल लेने, कभी सिर्फ रूपा से मिलने। रिया तो अब रूपा से इतना घुल मिल गई थी जैसे माँ और बेटी हो। एक दिन रिया ने मासूमियत से पूछा, आंटी आपकी कोई बेटी नहीं है? रूपा का दिल जैसे रुक गया। एक पल के लिए उसने बच्ची के सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, मेरी कोई बेटी नहीं है। रिया ने तुनक कर कहा, तो आप मेरी आंटी मत बनो, आप मेरी मम्मा बन जाओ। आप जैसा खाना मेरी मम्मा भी बनाती थी, मैंने पापा से सुना है। मुझे आपकी गोद में बैठना अच्छा लगता है आंटी। रूपा की आंखों से एक आंसू टपक गया। उसने रिया को जोर से गले लगा लिया। अनिकेत ये सब दूर से देख रहा था। उसकी आंखें भी भीगी हुई थी। मीरा ने ये सब देखा था दोस्तों। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन जी आपने गौर किया है, वो जो अनिकेत भैया हैं वो रूपा को और रूपा भी उन्हें, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, बिना कुछ कहे ही। अर्जुन हंसा। मीरा, मैंने तो पहले ही दिन देख लिया था, जिस तरह से वो रूपा को देखते हैं उसमें बहुत इज्जत है, बहुत गहराई है, और रिया तो रूपा से बेटी की तरह जुड़ ही गई हैं। मीरा सोच में पड़ गई। अर्जुन जी, क्या रूपा फिर से शादी कर लेगी? उसकी पहली शादी इतनी बुरी थी, क्या वो दोबारा भरोसा कर पाएगी किसी पर? अर्जुन ने मीरा का हाथ पकड़ा। मीरा, ये फैसला रूपा का होगा, हम तो बस उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इतना तय है, अनिकेत वैसा इंसान नहीं है जैसा विकास था। ये इंसान असली है, इसकी आंखों में सच्चाई है। एक शाम मीरा ने रूपा को अकेले में बुलाया। रूपा, एक बात पूछूं? पूछ दीदी। मीरा झिझकती हुई बोली। रूपा, अनिकेत भैया के बारे में तेरी क्या राय है? रूपा का चेहरा लाल हो गया। उसने नज़र नीची की। दीदी, क्यों ऐसा पूछ रही है तू? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, रूपा मैं तेरी बहन हूँ ना, मुझे सब समझ आता है। देख, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ती है, और अगर भगवान ने तेरे लिए कोई अच्छा इंसान भेजा है तो उसको देखने में हर्ज क्या है? रूपा कुछ देर चुप रही,
फिर बोली, दीदी मैं डरती हूँ, अगर फिर वही हुआ तो, अगर मैं फिर टूट गई तो मुझे इस बार उठने की हिम्मत नहीं होगी। मीरा ने रूपा का हाथ पकड़ा। रूपा, इसमें फ़र्क है। विकास तुझे शक्ल और दहेज की वजह से चाहता था, अनिकेत तुझे तेरे होने की वजह से चाहता है। तेरे काम, तेरे संस्कार, तेरी आत्मा, ये बहुत बड़ा फ़र्क है रूपा। और रिया, वो तो तुझ में अपनी माँ देखती है, क्या तू एक मासूम बच्ची को निराश करेगी? रूपा की आंखें भर आई। मीरा ने आगे कहा, रूपा मैं ये नहीं कह रही कि अभी हाँ कर दे, बस सोच कर देख। अनिकेत भैया तुझे कुछ कहना चाहते हैं, बहुत दिनों से अर्जुन जी से उन्होंने बात की थी, क्या तू एक बार उनसे बात कर लेगी? रूपा ने धीरे से सिर हिलाया। अगले हफ्ते अनिकेत आया अर्जुन के घर। रूपा को कमरे में बुलाया गया। रूपा बैठ गई, आंखें नीची किए हुए। अनिकेत ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, रूपा जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरी बात आपको गलत लगे, लेकिन मैं आपको ये कहे बिना नहीं रह सकता। रूपा चुप रही। रूपा जी, जब मेरी पत्नी सुधा का देहांत हुआ तो मैंने सोचा था अब मेरी ज़िंदगी में बस मेरी बेटी दिया है, किसी और की कोई जगह नहीं। 5 साल इसी सोच में बीते। मेरे माँ बाप ने बहुत समझाया दोबारा शादी करने को, लेकिन मेरा दिल किसी पर नहीं ठहरा। अनिकेत रुका एक पल के लिए, जैसे शब्द जुटा रहा हो, और फिर एक दिन मैं आपके रेस्टोरेंट में आया। खाने के स्वाद ने मुझे माँ की याद दिला दी, और आपकी मुस्कान ने, आपकी आंखों की वो शांति ने मुझे सुधा की याद दिला दी। लेकिन रूपा जी, मैं आपको सुधा की जगह नहीं देना चाहता, ना ही आप किसी की जगह लेने वाली हैं। आप तो खुद एक मुकम्मल इंसान हैं। बस अगर आप मेरी और रिया की ज़िंदगी में एक नया अध्याय बनना चाहें तो मैं आपको पूरी ज़िंदगी इज्जत दूंगा। आप जो हैं वैसी रहेंगी, आपको कभी बदलने के लिए नहीं कहूँगा। आपका काम, आपकी पहचान, सब कुछ वैसा ही रहेगा। रूपा की आंखों से आंसू बहने लगे। अनिकेत ने आगे कहा, और एक बात रूपा जी, रिया आपको माँ मानती है, बच्ची है, दिल बहुत साफ है उसका। अगर आप ना भी कहती हैं तो भी रिया हमेशा आपको माँ कहती रहेगी, ये उसका हक है। बस मैं आपसे एक हाँ चाहता हूँ, आप अपना समय लीजिए। आज ना कहना है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक उम्मीद है, बस यही उम्मीद रहेगी। अनिकेत खड़ा हो गया। मैं अब चलता हूँ रूपा जी, आपका वक्त बहुत कीमती है। रूपा ने तुरंत आवाज़ दी, रुकिए। अनिकेत रुक गया। रूपा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक चमक भी थी। अनिकेत जी, एक बात पूछूं? जी ज़रूर। रूपा ने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या आप मेरे अतीत के बारे में जानते हैं? अनिकेत ने मीरा और अर्जुन की तरफ देखा। मीरा ने धीरे से कहा, रूपा मैंने अनिकेत भैया को सब बता दिया है जो तेरे साथ हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि एक ईमानदार रिश्ता बनाने के लिए सच्चाई पहले होनी चाहिए। अगर इसके बाद भी वो तेरा हाथ मांगने आए हैं तो इसका मतलब है ये इंसान सच में तुझे अपनाने आया है। रूपा ने अनिकेत को देखा। अनिकेत ने सादगी से कहा, रूपा जी अतीत हम सबका होता है, मेरा भी है, आपका भी है, लेकिन भविष्य तो हम मिलकर लिख सकते हैं, अगर आप राजी हो। रूपा की आंखें भर आई। उसने धीरे से सिर हिलाया। अनिकेत जी मैं तैयार हूँ, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए अपने आप को संभालने के लिए। अनिकेत के चेहरे पर एक ऐसी खुशी आई जैसे उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। रूपा जी जितना वक्त चाहे ले, मैं इंतज़ार करूँगा, ज़िंदगी भर भी अगर लगे तो भी। दोस्तों 3 महीने बाद रूपा और अनिकेत की शादी हो गई। बहुत साधारण सी शादी थी, न बैंड बाजा न धूमधाम, बस मंदिर में चंद रिश्तेदारों के बीच अग्नि के साथ फेरे। बाबूजी ने अपनी छोटी बेटी का कन्यादान किया दूसरी बार। इस बार उनकी आंखों में डर नहीं था। इस बार उन्होंने पूरे विश्वास से अपनी बेटी का हाथ अनिकेत के हाथ में दिया। रिया ने रूपा के पैर छुए। मम्मा। रूपा ने अपनी नई बेटी को सीने से लगा लिया। मीरा रोते हुए मुस्कुरा रही थी। अर्जुन ने मीरा का हाथ पकड़ा था। बाबूजी सोच रहे थे, हे भगवान तेरा शुक्र है, मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। दोस्तों अब कहानी का आखिरी हिस्सा सुनिए, जो शायद आपकी आंखों को भिगो देगा। रूपा की शादी के 1 साल बाद एक दिन शाम को रूपा अपने रेस्टोरेंट पर बैठी थी।
तभी दरवाजे पर एक झुकी हुई बूढ़ी सी औरत आई, एक छड़ी के सहारे बहुत मुश्किल से चलते हुए। रूपा ने सिर उठाकर देखा और एक पल को रूपा की सांस अटक गई। सामने कमलावती खड़ी थी, लेकिन ये वो कमलावती नहीं थी जो रूपा को याद थी। ये एक बहुत बूढ़ी, बहुत कमज़ोर, बहुत टूटी हुई औरत थी जिसकी आंखें धंस गई थी, बाल पूरी तरह सफ़ेद हो गए थे, चेहरे पर वो घमंड वाली चमक अब नहीं थी। कमलावती ने रूपा को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रूपा भी खड़ी हो गई, धीरे धीरे, जैसे कुछ समझ नहीं पा रही हो। कमलावती धीरे धीरे रूपा के पास आई और अचानक कमलावती रूपा के पैरों में गिर पड़ी। बहू रूपा, मुझे माफ़ कर दे बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया था। मैं अंधी थी, मैं घमंडी थी, मैं जालिम थी। मेरी सज़ा भगवान ने मुझे दे दी। मेरा बेटा विकास 2 साल पहले एक दुर्घटना में चला गया। मेरे पति भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, ना कोई पैसा, ना कोई सहारा, ना कोई औलाद। बहू, मुझे माफ़ कर दे, बस एक बार माफ़ कर दे। रूपा को जैसे ज़मीन घूमती लगी। विकास, जिसका वो जिक्र भी अपनी ज़िंदगी से मिटा चुकी थी, वो अब इस दुनिया में नहीं था। रूपा का दिल भारी हो गया। चाहे जो भी हो, वो कभी रूपा का पति था, एक पल को ही सही। रूपा ने कमलावती को उठाया बहुत नाजुक हाथों से। माँ जी उठिए, पैरों में मत गिरिए, आप मेरी सास हैं, मेरी बड़ी हैं। कमलावती ने रोते हुए कहा, बहू, अब मैं तेरी सास नहीं हूँ, मेरा बेटा ही नहीं रहा, अब मैं किसी की कुछ नहीं हूँ, बस एक भिखारिन हूँ जो अपने कर्मों के बोझ से दबी हुई दर दर भटक रही है। रूपा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये कैसी जिंदगी थी जिस घमंड पर कमलावती सिर ऊंचा करके चलती थी, आज वही औरत उसके पैरों में लोटी थी। रूपा ने कमलावती को कुर्सी पर बिठाया, पानी लाकर दिया, खाना लाकर दिया। कमलावती खाते खाते रोती रही, बहू, ये खाना खाने को रोज़ नहीं मिलता था मुझे। इतने सालों से मैं एक मंदिर के बाहर रहती हूँ, जो मिल जाए खा लेती हूँ। रूपा का दिल फट गया। उसने तुरंत अनिकेत को फ़ोन किया, अनिकेत जी, आप जल्दी से रेस्टोरेंट आ जाइए, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अनिकेत आया। रूपा ने उन्हें सब बताया। अनिकेत ने रूपा का हाथ पकड़ा। रूपा, ये फैसला तुम्हारा है, तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। रूपा ने कमलावती के सामने जाकर कहा, माँ जी, मैं आपको माफ़ करती हूँ, दिल से माफ़ करती हूँ। आपने मेरे साथ जो किया वो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो बोझ ढोने का कोई फ़ायदा नहीं था। और रही बात आगे की, तो आप मेरे साथ रहेंगी मेरे घर में, आज से मेरी सास के तौर पर नहीं, एक माँ के तौर पर जो बेसहारा है। कमलावती ज़ोर से रो पड़ी, नहीं बहू, नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैंने तेरे साथ क्या किया था और तू मुझे क्या दे रही है? तू देवी है बहू, तू देवी है। रूपा ने कमलावती को गले लगा लिया। माँ जी, जो हुआ वो वक्त था, आज जो है वो हम हैं। चलिए घर चलिए, आपकी पोती रिया से मिलाती हूँ, वो आपसे बहुत प्यार करेगी। कमलावती को रूपा घर ले आई। रिया ने जैसे ही कमलावती को देखा, दौड़कर उनके गले लग गई। दादी, आप मेरी दादी हो ना? कमलावती की आंखों से एक नई धारा बह निकली। उस दिन कमलावती ने जाना कि असली अमीरी क्या होती है, असली रिश्ते क्या होते हैं, असली घर कैसा होता है। जो प्यार उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में दौलत से नहीं खरीदा था, आज वो प्यार उसको उसी बहू ने दिया था जिसको उसने एक रात बारिश में धक्के मार कर निकाला था। दोस्तों, ये कहानी थी मीरा और रूपा की, 2 बहनों की जिन्होंने ज़िंदगी के 2 रास्ते चुने थे। एक ने प्यार चुना, एक ने पैसा, एक ने सादगी चुनी, एक ने दिखावा, एक ने मेहनत चुनी, एक ने आराम, और वक्त ने सबको अपनी असली जगह दिखा दी। दोस्तों, ज़िंदगी एक ऐसी किताब है जिसके पन्ने हम खुद लिखते हैं। हमारे फैसले, हमारे कर्म, हमारी सोच यही तय करती है कि हमारी कहानी कैसे बनेगी। घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, एक दिन ज़रूर टूटता है। पैसा चाहे कितना भी हो, अगर रिश्ते टूट गए तो वो रेगिस्तान के सोने जैसा है। और अगर एक इंसान ने ठान लिया कि उसे उठना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको गिरा नहीं सकती। रूपा गिरी थी दोस्तों, बहुत बुरी तरह गिरी थी, लेकिन वो उठी, अपनी मेहनत से उठी, अपनी बहन के प्यार से उठी और एक नई ज़िंदगी बनाई। और याद रखिए, जो लोग आज आपको नीचा दिखा रहे हैं, जो आज आप पर हंस रहे हैं,
जो आपको तुच्छ समझ रहे हैं, एक दिन वही लोग आपके पैरों में होंगे। बस आपको हार नहीं माननी और अपने अंदर के अच्छे इंसान को मरने नहीं देना, क्योंकि अंत में जीतता वही है जिसका दिल साफ हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर इसने आपके दिल को छुआ हो, अगर एक भी पल आपकी आंखों में आंसू आए हो, तो मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इस कहानी को अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी सहेलियों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हर औरत को अपनी कीमत पता होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो संगीता की आवाज़ को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं हूँ आपकी अपनी संगीता। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए दिल को छू लेने वाले सफ़र के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपनों से प्यार करिए और हमेशा अच्छा सोचिए। जय श्री राधे। धन्यवाद दोस्तों।